जिंदगी से बस यही गिला है मुझे, तू बहुत देर से मिला है मुझे। जीवन में सफल होना है, अच्छी बात है, तो दबाव इतना न लें कि सफलता जिंदगी से बड़ी हो जाए। सफलता छोटी चीज़ है, जिंदगी बड़ी चीज़ है। आपको एज अ टीचर भी देखा है, एज अ मोटिवेशनल स्पीकर भी देखा है, एज अ फिलोसोफर भी देखा है। आप खुद को क्या मानते हैं? दुनिया को किताबों से ज़्यादा आंखों से सीखना है, कानों से सीखना है। केवल किताबें सब कुछ नहीं सिखाती। आपके लिए क्या ज़रूरी है, शार्प माइंड, हार्ड वर्क या फिर डिसिप्लिन? सबसे ज़्यादा ज़रूरी डिसिप्लिन है। कह रहा है शोरे दरिया से समंदर का सुकून, जिसमें जितना ज़र्फ है उतना ही वह खामोश है। वो पहचान कैसे हो कि हम किस चीज़ में अच्छे हैं, हमारा कहाँ इंटरेस्ट जा रहा है? इंग्लिश का एक कोट है, डोंट रेज योर वॉइस, इंप्रूव योर आर्ग्यूमेंट। और एक शख्सियत है जिन्होंने इस कोट को लिटरली जस्टिफाई किया है और आज वो मेरे साथ मौजूद हैं। वेलकम सर। नमस्कार नमस्कार, शुक्रिया। तो सबसे पहले तो मैं आपको थैंक यू कहना चाहता हूँ। आपने मुझे और हमारे सभी दर्शकों को मौका दिया, अपना कीमती वक्त दिया कि हम आपसे कुछ बातचीत कर सकें। मैं भी आपको धन्यवाद कहूँगा कि आपने मुझे बुलाया, और आपको मैंने यूट्यूब पे देखा एक दो बार कोविड के दौर में, तो मुझे लगा कि टीचर को इतना ही प्यारा होना चाहिए कि वो डियर सर केवल नाम में ना हो बल्कि बच्चों को लगता भी हो। तो मुझे खुशी है कि आपके साथ में बात कर रहा हूँ, और आप अच्छे टीचर हैं, अच्छे से पढ़ाते हैं बच्चों को। मुझे अच्छा लगा देख के आपको। अच्छा सर, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये पहली बार ऐसा हो रहा है जहाँ पे आपसे बातचीत करने के लिए कोई टीचर ही आपके सामने बैठा हुआ है। हाँ कह सकते हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं जो भी बच्चों के डाउट्स हैं और जो टीचर्स को प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं या टीचर्स की जो माइंडसेट रहता है, उनके थॉट्स को भी मैं आपके सामने उनके बिहाफ में प्रेजेंट कर सकूं। हाँ हाँ, आपको जो पूछना पूछिए आराम से, बच्चों की तरफ से, टीचर्स की तरफ से, अपनी तरफ से निश्चिंत होकर बात कीजिए। सर, हमने आपको कई तरह के रोल्स में देखा है। आपको एज अ टीचर भी देखा है, एज अ मोटिवेशनल स्पीकर भी देखा है, एज अ फिलोसोफर भी देखा है। आप खुद को क्या मानते हैं? देखिए, फिलोसोफर तो बहुत बड़ा शब्द है, वो तो मैं खुद को वहाँ तक नहीं सोच पाता हूँ। मोटिवेटर मैं हूँ नहीं, क्योंकि मैं मोटिवेट करने के भाव से कुछ कहूँ ऐसा मैं कभी नहीं करता हूँ। ये ज़रूर है कि कुछ बातें सुन के बच्चे मोटिवेट हो जाते हैं, लेकिन वो मेरा इंटेंट नहीं है कि मैं उस रास्ते पर बढ़ूँ। टीचर मैं बाय प्रोफेशन हूँ, मैं पढ़ाता हूँ, लेकिन हम लोग जब साहित्य पढ़ते हैं तो कबीरदास एक बहुत प्रसिद्ध कवि हैं, आप जानते होंगे। उनके बारे में एक सवाल अक्सर डिस्कस करते हैं कि कबीर एक मल्टी फैसेटेड इंडिविजुअल रहे। जैसे पश्चिम में लियोनार्डो दा विंसी के बारे में, दा विंची के बारे में ऐसा कहते हैं कि वो क्या नहीं करते थे, हर चीज़ करते थे। भारत में अमीर खुसरो को लेके कहते हैं, कबीर को लेके कहते हैं। तो वहाँ एक सवाल आता है कि जब कोई व्यक्ति कई काम करे तो पहचाने कैसे कि ये मूल रूप से क्या है। तो उस सवाल में हम ये देखते थे कि कबीर को सबसे ज़्यादा सुख किस चीज़ में मिलता है। वो समाज सुधारक भी थे, भक्त भी थे, कवि भी थे, संत भी थे, पर अलग अलग थिंकर्स ने अलग अलग आधार पर फैसले किए कि वो मूल रूप से क्या है। तो ये जो मूल रूप वाला प्रश्न है, मेरे हिसाब से इसका फैसला इस बात से होना चाहिए कि किसी व्यक्ति को क्या करने में सबसे ज़्यादा आनंद मिलता है। अगर आप मुझसे पूछें तो मैं मूल रूप से ना टीचर हूँ, ना मोटिवेटर हूँ, ना फिलोसोफर हूँ। मैं मूल रूप से एक विद्यार्थी हूँ, स्टूडेंट हूँ, और मैं ताउम्र विद्यार्थी ही बने रहना चाहूँगा। और मैंने पिछले लंबे फेजेस में देखा ज़िंदगी में, मुझे सबसे ज़्यादा सुकून पढ़ने में मिलता है या सीखने में मिलता है। ऐसा नहीं कि किताब से ही पढ़ना है, वो किसी भी रूप में। आपसे बात करके शायद आज मैं दो बातें और सीख लूँगा, तो वो भी सीखना ही हुआ ना। तो जो सुख सीखने में है, वैसा सुख मेरी राय में किसी और चीज़ में नहीं है। इसलिए मैं खुद को डिफाइन करूँगा तो एज ए स्टूडेंट ही करूँगा। बहुत खूब। तो सर, ये जो कॉन्सेप्ट होता है कि कोई किसी चीज़ में बेस्ट हो जाता है, तो आपके अकॉर्डिंग क्या ये कॉन्सेप्ट सही है? फॉर एग्जांपल, मैं एज अ टीचर बात करूं तो कि मैं बेस्ट टीचर हूं इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का, या फिर एक एज अ स्टूडेंट बात करूं कि मेरा तो इस सब्जेक्ट पे बहुत कमांड है, मैं इसमें बेस्ट हूं। तो बेस्ट जैसा तो फिर कोई चीज़ आई थिंक होती नहीं फिर। नहीं होती है। ये कई चीज़ों से तय होता है। पहली बात ये कि आपकी जो पर्सनैलिटी है, देखिए एक चीज़ है आईक्यू, हमारा इंटेलिजेंस कोशेंट जिसको हम बोलते हैं। आईक्यू बहुत हद तक जेनेटिक होता है। ये हो सकता है कि हम बहुत मेहनत करके आईक्यू थोड़ा सा बढ़ा लें, लेकिन एक रेंज होती है आईक्यू की गिवन, उस रेंज के बाहर हम नहीं जा सकते। अगर मेरा आईक्यू बहुत अच्छा नहीं है
तो मैं कुछ भी करके मैथमेटिक्स में शानदार व्यक्ति नहीं हो सकता हूँ। मैं रीजनिंग में, लॉजिक में, फिलॉसफी में, साइंस में बहुत गहराई नहीं छू पाऊंगा अगर मेरा आईक्यू बहुत अच्छा नहीं है। और मेरा आईक्यू अगर अच्छा है तो इसके पीछे मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, मेरे पेरेंट्स और उनके पीछे की कई जनरेशन जिम्मेदार हैं, क्योंकि आईक्यू जेनेटिकली मुझे अच्छा मिल गया। ऐसे ही किसी किसी में म्यूजिकल इंटेलिजेंस जन्म से होती है। ए आर रहमान आप किसी को बना नहीं सकते, आप किसी को विराट कोहली या सचिन बना नहीं सकते जब तक उसके अंदर जो बेसिक जो कैपेबिलिटीज़ हैं आईक्यू के लेवल पर है, मोटर स्किल्स के लेवल पर हैं, वो जन्म से ना हो। तो यदि कोई व्यक्ति कहता है कि मैं मैथमेटिक्स में सबसे अच्छा हूँ, तो इसका मतलब है कि दो चीज़ों का मिक्स वहाँ पर हुआ। एक, उसका आईक्यू उसको परमिट करता है कि वो मैथमेटिक्स में डूब के पढ़ सके, मुश्किल सवाल सॉल्व कर सके। दूसरा, उसका जो इंटरेस्ट है, उसकी जो एटीट्यूड है कह सकते हैं, वो ऐसा है कि उसको मैथमेटिक्स करने में मज़ा भी आता है। तो जिस व्यक्ति का इंटरेस्ट और एबिलिटीज़ इक्विलिब्रियम पे होंगे वो अपनी फील्ड में बेस्ट होगा। ये बेसिक सी बात दुनिया भर में लागू होती है। हम कुछ चीज़ों में अच्छे हो सकते हैं पर हमें उसमें मज़ा नहीं आता। जैसे मुझे लगता है कि मैं वकील अच्छा हो सकता था, पर मेरा बहुत मन नहीं होता वकालत करने का। तो अगर मैं वकील बन भी जाता शायद मैं उतना ठीक से निभा नहीं पाता, क्योंकि मेरा मन नहीं लगता उसमें। फिर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ शायद मेरा मन बहुत करता है पर मेरी एबिलिटीज़ उस लेवल की है नहीं, मैं वहाँ भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाऊँगा। जहाँ मेरी एबिलिटीज़ और मेरा इंटरेस्ट मैच करेंगे वहाँ मेरी परफॉर्मेंस बेस्ट होगी। तो दुनिया में जो भी लोग शानदार काम कर रहे हैं, मेरे ख्याल से वो उस इक्विलिब्रियम पे हैं जहाँ उनकी एबिलिटीज़ और उनकी जो नीयत है या इंटरेस्ट है, रुचि है, हॉबी है, वो मैच कर जाती है। ऐसे ही व्यक्ति फिर नरेंद्र मोदी बनते हैं, अरविंद केजरीवाल बनते हैं, या सचिन बनते हैं, विराट कोहली बनते हैं, कोई भी दुनिया का महान व्यक्ति, विवेकानंद ऐसे ही व्यक्ति बनते हैं, कबीरदास बनते हैं, महात्मा गांधी बनते हैं। ये वही व्यक्ति बन सकता है जिसकी दोनों चीज़ें मैच कर रही हैं। तो सर सबसे ज़रूरी ये हुआ कि खुद को पहचानना सबसे इंपॉर्टेंट है, रादर देन बाकी लोग क्या कर रहे हैं, कि आपके अंदर किस चीज़ में इंटरेस्ट है, क्या आपकी कैपेबिलिटीज़ हैं, ये इंपॉर्टेंट है। बट सबसे ज़्यादा बच्चों को प्रॉब्लम इसमें आती है, मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स ये बोलते हैं कि हमें यही नहीं समझ में आता हम किस में अच्छे हैं। उनके जो मार्क्स के अगर आधार पे देखा जाए तो उनका जो रिजल्ट होता है वो लगभग सेम सा ही होता है। साइंस में भी उतने मार्क्स आ गए, मैथ्स में भी आ गए, इंग्लिश में भी आ गए। अब वो कंफ्यूज रहते हैं कि वो आगे अपना करियर किस चीज़ में परस्यू करें। तो वो पहचान कैसे हो कि हम किस चीज़ में अच्छे हैं, हमारा कहाँ इंटरेस्ट जा रहा है। देखिए, कुछ लोगों के साथ ये इशू बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि वो एक फील्ड में बाकी फील्ड की तुलना में काफ़ी अच्छे होते हैं। किसी किसी को मैथ्स में, देखिए नंबर आना तो एक सामान्य बात है, नंबर अच्छे आ गए 4 सब्जेक्ट्स में आपके, बहुत बड़ी बात इसलिए नहीं है कि इस समय सीबीएसई और बाकी बोर्ड्स कोशिश भी करते हैं कि बच्चों के नंबर इतने हों कि वो डिप्रेशन में ना चले जाएं, एंग्जाइटी में ना चले जाएं। नंबर से तो नहीं पहचानना चाहिए। नंबर से सिर्फ ये पता लगता है कि आपका एडमिशन कहाँ आगे चल के हो पाएगा, अगर वो भी हम CUET से पहले की बात करें तो। आप जब किसी विषय को पढ़ते हैं, उस विषय को पढ़ने में आनंद कितना मिल रहा है, ये इसकी मूल पहचान है। आनंद मिलने के साथ साथ ये भी है कि आप उसको कितना एक्सपर्टीज उस पर या मास्टरी कर पा रहे हैं। जिस विषय में आपकी मास्टरी हो पा रही है और आपको मज़ा भी आ रहा है, आप मान के चले कि वो आपका भविष्य होना चाहिए। पर दिक्कत ये कि किसी एक विषय से तय नहीं होता है स्कूल लाइफ में, वो कई विषयों का कॉम्बिनेशन बनता है। तो मेरी अपनी समझ ये है कि स्कूल लाइफ में 8वीं 9वीं 10वीं क्लास तक बहुत ये सब नहीं सोचना चाहिए कि हम किस फील्ड के लिए बहुत लायक हैं। एक मोटा मोटा आइडिया रखना चाहिए कि हमें साइंस की दुनिया पसंद है तो हम साइंस में जाएं। अगर हमें समाज को, मन को, धर्म को, दुनिया को समझने का बहुत मन करता है, भूगोल को, इतिहास को जानने का मन है, तो ह्यूमैनिटीज़ में जाएं। और अगर हमारा मन करता है कि हम बिजनेस की दुनिया को समझें, एंटरप्रेन्योरशिप में जाना है, स्टार्टअप करना है, तो बेहतर है कि कॉमर्स की दुनिया में या मैनेजमेंट की दुनिया में चले जाएं। इतना बेसिक सा है। दूसरी बात यह भी है कि दुनिया में जितने लोग सफल हैं, अगर आप लिस्ट बनाएं, मैंने ऐसा रिसर्च अभी किया नहीं, मैं करना चाह रहा हूँ, मैं अनुमान से कह रहा हूँ कि कम से कम 80% सफल लोग ऐसे हैं जो उस फील्ड में काम नहीं कर रहे जिस फील्ड की पढ़ाई की थी उन्होंने। इसलिए आपने ग्रेजुएशन किस विषय में किया, इस बात से आम तौर पर जीवन में बहुत फर्क नहीं पड़ता है। अनलेस कि आप डॉक्टर हैं, MBBS कर लिया आपने, अनलेस कि आप साइंटिस्ट हैं, आप एक फील्ड में गए, उसी में रिसर्च करते गए, तो 20% का स्कोप मैं छोड़ रहा हूँ। 80% के आसपास दुनिया के सबसे सफल लोग वो हैं जिन्होंने अपनी फील्ड अपनी पढ़ाई के बाद चुनी और चेंज करके चुनी।
इसलिए ज़िंदगी में जो चीज़ काम आती है वो साइंस नहीं है, वो साइंटिफिक टेम्पर है, वो बिजनेस की पढ़ाई नहीं है, वो बिजनेस की समझ है, एक्यूमन है कि आपकी बिजनेस करने की सेंस कितनी है। आपने हिस्ट्री या ज्योग्राफी पढ़ा 11वीं 12वीं में, बहुत मैटर नहीं करता। आप हिस्ट्री को महसूस कर पाते हैं, ये मैटर करता है एक उम्र के बाद। तो मैं बच्चों से ही कहना चाहूँगा कि स्टीरियोटाइप्स पे ना जाएं, दुनिया क्या कहती है उस पर ना जाएं। उनको साइंस, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज़ में जिसमें ज़्यादा ठीक लगता है जनरली वहाँ लें। अगर 2 फील्ड ठीक लगती हैं तो उनमें से जो उनके पेरेंट्स, उनके समाज, उनके दोस्त और सबकी राय बन के हो उसको लें, और इन फैसलों को जीवन का अंतिम फैसला ना माने। ये फैसले बदल सकते हैं। मैं अपना एग्जांपल देता हूँ। मैंने 11वीं 12वीं क्लास में कॉमर्स, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स पढ़ा। ठीक पढ़ा, मैं बहुत सीरियस विद्यार्थी नहीं था, लेकिन मैं टॉपर था अपने स्कूल का, क्योंकि वो 1 महीने में पढ़ाई करके टॉप करना बहुत मुश्किल काम नहीं होता था। फिर मैंने BA ऑनर्स हिस्ट्री में किया। पहले BCom ऑनर्स में एडमिशन लिया DU में, फिर छोड़ दिया 2-3 महीने बाद कि IAS बनना है, तो हिस्ट्री ऑनर्स में BA में एडमिशन लिया। BA ऑनर्स के बाद मैंने MA हिंदी से किया, DU से ही। MPhil हिंदी से किया, PhD हिंदी से किया, बाद में फिर MA सोशियोलॉजी किया, MA मास कॉम किया, LLB किया। ये कोई फिक्स थोड़ा ना होता है, आपको जिस फील्ड में पढ़ने का मन है ज़िंदगी भर पढ़िए, क्या परेशानी है। लेकिन सर आमतौर पे जो बच्चों को प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, मैं इस वक्त बात कर रहा हूँ उन बच्चों की, उन फैमिलीज़ की जो कि वेल टू डू फैमिली से बिलोंग नहीं करते हैं जी। जिनके लिए करियर का मतलब ही होता है अब पैसे कमाना, अपने परिवार को देखना। अब हमारा जनरल परसेप्शन ख़ासतौर से अभी फ़िलहाल तो यही है कि अगर कोई बहुत अच्छा पढ़ाई में बच्चा है तो साइंस लेता है, थोड़ा सा कम अच्छा है तो कॉमर्स लेता है, और जो बिल्कुल कुछ नहीं है वो आर्ट्स में चला जाता है। तो ये परसेप्शन माइंड में सबके रहता है, पेरेंट्स के भी रहता है, स्टूडेंट्स के भी रहता है। तो इसके बारे में आप क्या सोचते हैं कि उसको जब फैसला करना पड़े कि फाइनेंशियली वो कहाँ पे ज़्यादा स्टेबल है, कहाँ उसका ज़्यादा स्कोप है, तो वो साइंस की तरफ जा रहा होता है, और जहाँ उसको बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता है और अपना जो फेवरेट उसका फील्ड है वो उसको ड्रॉप कर देता है। देखिए, साइंस में नौकरियां ज़्यादा मिलती हैं, इसके 2 कारण हैं। आज से 10-15 साल पहले तक इंजीनियरिंग का ऑप्शन सबसे अच्छा माना जाता था। अगर थोड़ी सी गहराई में जाके बात करें, जब तक दुनिया में प्रोडक्शन कम था, डिमांड ज़्यादा थी, तो प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स के सेंटर में था, और प्रोड्यूस करने के लिए इंजीनियर चाहिए थे बहुत सारे हमें। इसलिए जिसको प्रोड्यूसर सेंट्रिक मार्केट कहते हैं, उसमें इंजीनियर्स की डिमांड सबसे ज़्यादा होती है, और इंजीनियरिंग के लिए साइंस पढ़नी पड़ती है आपको। मेडिकल साइंस को मैं भी अलग अलग रख के बात कर रहा हूँ। आज का जो बाज़ार दुनिया का है, लगभग पहली बार वो स्थिति है जहाँ प्रोडक्शन ज़्यादा है, और अब कंजम्पशन को ग्रो करने के लिए हम कंज्यूमरिज्म के रास्ते पे जाते हैं। इसलिए आज की दुनिया में आप देखेंगे कि ज़्यादा वैल्यू MBAs की है, मार्केटिंग वालों की है, सेल्स वालों की है, क्योंकि आज चुनौती प्रोड्यूस करना नहीं है, आज चुनौती जो प्रोड्यूस हो गया है उसको बेचना है, उसे कस्टमर तक पहुंचाना है। कंपटीशन इतना ज़्यादा है, सर्विस सेक्टर केंद्र में आ गया है। सर्विस सेक्टर में इस बात का बहुत महत्व है कि आपका जो क्लाइंट है या कस्टमर है, वो बार बार सर्विस आपकी लेगा या नहीं लेगा। इसलिए एक बार सर्विस देके, एक बार कार बेच के आप पीछे हट सकते हैं, एक बार सर्विस देके पीछे नहीं हट सकते, आपको लगातार उस क्वालिटी को मेंटेन करना होता है। इस पूरे बाजार के सिनेरियो को अगर आप देखें तो आप खुद भी देखते होंगे पिछले 10-15 साल में इंजीनियर्स की वैल्यू काफ़ी कम हो गई है। केवल कुछ अच्छे इंस्टीट्यूट्स IIT से पढ़े हैं, NIT से पढ़े हैं तो बात अलग है, नहीं तो उसकी वैल्यू कम है। हाँ, एक वैल्यू है कि अब कोडिंग और सॉफ्टवेयर की दुनिया बहुत प्रबल है, और जितना हम इन मशीनों पे जा रहे हैं, AI पे जा रहे हैं, मशीन लर्निंग पे जा रहे हैं, इसकी वैल्यू बढ़ती है। तो अगर आप साइंस में इतने अच्छे हैं कि आप AI, मशीन लर्निंग वगैरह पे जाने का मिजाज रखते हैं, तो साइंस बेटर है, ठीक बात है। अभी अगले 8-10 साल, 15 साल जो लोग कोडिंग की दुनिया में हैं, जो लोग AI की दुनिया को समझेंगे, निश्चित रूप से वो काफ़ी सफल रहने वाले हैं, ये बात सही है। साइंस का दूसरा फ़ायदा ये होता है कि साइंस के बाद आप किसी भी फील्ड में जा सकते हैं। आप 11वीं 12वीं में आर्ट्स पढ़ने के बाद BSc नहीं कर सकते, पर आप 11वीं 12वीं में साइंस पढ़ने के बाद BA कर सकते हैं, BCom कर सकते हैं। तो साइंस से बाकी फील्ड्स में जाना आसान रहता है। अगर मैं इन 2 फ़ायदों को छोड़ दूँ, इंटरेस्टिंग बात है कि आजकल कोडिंग की दुनिया में ऐसे कई लोग जा रहे हैं जो साइंस के लोग नहीं हैं, क्योंकि कोडिंग सीखना बहुत बेसिक सी बात है। अगर आपके पास IQ ठीक ठाक है, एक बेसिक कॉमन सेंस ठीक से काम करती है, कोडिंग आप सीख सकते हैं। मुझे कल ही हमारे टेक्नोलॉजी के जो साथी हमारे यहाँ हेड हैं बता रहे थे कि आज से 10 साल पहले जो कोड लिखने में हमें लगभग
100-200 लाइनें लगती थी, अब वो कोड नई लैंग्वेज में 3 लाइन में लिखा जाता है। लगभग सारे बेसिक कोड चैट जीपीटी लिखता है आजकल, और एआई टूल्स हैं, आपको केवल उसको इम्प्रूव करना होता है। मेरी समझ ये कहती है कि दुनिया में कोडिंग जैसी कुछ चीज़ें छोड़ दें, कुछ डीप साइंस, इंजीनियरिंग, मैथ्स को छोड़ दें, बाकी फील्ड्स के लिए साइंस की ज़रूरत नहीं। और जो मिड लेवल जॉब्स हैं, और बल्कि सेल्स मार्केटिंग में जो हाई लेवल जॉब्स हैं, मेरे ख्याल से उसमें अगर आप साइंस के नहीं भी हैं तो आप इक्वली बेटर हो सकते हैं। ज़्यादा ज़रूरत सॉफ्ट स्किल्स की है। बेहतर है कि आप अपनी पर्सनैलिटी को ठीक से देख लें कि आप किस फील्ड में अच्छे हो सकते हैं। अगर आपको गुणा भाग समझ में आता है तो बेहतर है कि आप सीए करें, कॉमर्स की पढ़ाई करें। सीए नहीं तो सीएस कर लें। और सीए की दुनिया में भी कम काम थोड़ना है। ऑडिट की दुनिया इतनी बड़ी है, और जैसे जैसे हमारी इकॉनमी ग्रो कर रही है, स्टार्टअप्स बढ़ रहे हैं, उसी अनुपात में वेंचर कैपिटलिस्ट बढ़ेंगे। ये सारी दुनिया चार्टर्ड अकाउंटेंट्स वगैरह की होती है, जो इकोनॉमिक्स की दुनिया के लोग हैं उनकी दुनिया है। अगर आप ह्यूमैनिटीज़ में हैं और भाषा पे आपकी अच्छी पकड़ है, स्पेशली अगर आपकी 2 भाषाओं पे अच्छी पकड़ है, जैसे भारत की बात करें, हिंदी अंग्रेजी पे अगर आपकी अच्छी पकड़ है, तो मीडिया की पूरी दुनिया, जर्नलिज्म की दुनिया, अब तो ये यूट्यूब डिजिटल जर्नलिज्म, प्लेटफॉर्म्स डिजिटल बहुत एज में अवेलेबल हो गए। इतनी बड़ी दुनिया है, कहीं कोई लिमिट है ही नहीं इसकी। और मैंने तो हर फील्ड में ऐसे लोग देखे हैं जो ह्यूमैनिटीज़ के हैं, कॉमर्स के हैं, और ज़्यादा सफल हैं। सर मीडिया की बात हो रही है, मुझे कहीं से पता चला था कि आपको मूवीज़ में बड़ा इंटरेस्ट है, फिल्म्स जी वगैरह में, जी। और हमने आपको 12th फेल के ट्रेलर में भी देखा, तो वो सब क्या है, ज़रा बताइएगा। ये बात सही है कि मुझे फिल्म मेकिंग का शौक लंबे समय तक रहा है, और मैं कॉलेज के बाद के दिनों में सोचता था कि फिल्म डायरेक्ट करूँगा। और 3 इडियट्स जैसी फिल्म, बल्कि ललन टॉप में इंटरव्यू कुछ दिन पहले मेरा हुआ तो उन्होंने पूछा था, तो मैंने बताया भी था कि मेरा मन करता है कि 3 इडियट्स जैसी कोई फिल्म बनाऊँ, जो एजुकेशनल बेस्ड हो एजुकेशन से ज़्यादा, मतलब जिसमें मनोरंजन भी हो और एक मैसेज भी हो। अब संयोग ये है कि इस, मतलब शुद्ध रूप से संयोग है कि 4 साल पहले मेरे एक विद्यार्थी अनुराग पाठक ने एक नॉवल लिखा अपने ही एक दोस्त के बारे में। मनोज शर्मा एक आईपीएस ऑफिसर हैं, श्रद्धा उनकी पत्नी है। ये दोनों मेरे स्टूडेंट्स हैं। श्रद्धा आईआरएस हैं, काफ़ी सीनियर रैंक पे दोनों लोग इस समय काम करते हैं। अनुराग भी जॉइंट कमिश्नर है जिन्होंने लिखा नॉवल। तो मनोज की स्ट्रगल वाली लाइफ पे नॉवल लिखा, क्योंकि मनोज चंबल का रहने वाले, 12वीं क्लास में वो फेल हो गया था स्कूल में। उसके बाद उसने स्ट्रगल करते करते आईपीएस का पद हासिल किया। जनरल कैटेगरी से भी था, तो रैंक भी उसको अच्छा चाहिए था। श्रद्धा आईआरएस बनी उसके अगले साल। अनुराग उनका साथी था। तो अनुराग के मन में आया कि मैं एक नॉवल लिखूं मनोज की लाइफ के बारे में। उसने पहले भी नॉवेल्स वगैरह लिखे हुए थे, तो उन तीनों की इच्छा थी कि मैं भी उसमें कंट्रीब्यूट करूं। तो मैंने उसकी एडिटिंग की, नॉवल की भूमिका लिखी। ये 4 साल पहले की बात है, 2019 के आसपास की बात है। फिर जब वो नॉवल छपा तो हमने एक सेमिनार किया उसके बारे में। वो नॉवल काफ़ी, मतलब हिंदी के सबसे सुपरहिट नॉवेल्स में पिछले कुछ समय के रहा। कोविड के दौर में वो नॉवल कुछ फिल्मकारों के हाथ में पड़ा। उनमें से एक फिल्मकार विधु विनोद चोपड़ा हैं, जो 3 इडियट्स के प्रोड्यूसर भी थे। अभी बहुत सरप्राइज़ की बात है, मुझे ये आइडिया था कि उस नॉवल पे कई फिल्मकार सोच रहे हैं, और विधु विनोद चोपड़ा उस पर शायद ज़्यादा सीरियस हैं। तो कोविड के दिनों में एक बार जब ये ओमिक्रॉन बोलते थे ना, उसका ओमिक्रॉन जब चल रहा था, तो तब मेरे पास मनोज का फ़ोन आया कि सर, विधु सर फिल्म बनाने के मूड में हैं और वो एक बार आपसे बात करना चाहते हैं। तो मेरे लिए ये ऐसा था जैसे किसी, मतलब बहुत गरीब आदमी के पास फ़ोन आया कि मुकेश अंबानी आपसे बात करना चाहते हैं। कोई फिल्म का सपना देखने वाला आदमी, उसको कोई ये कहे कि विधु विनोद चोपड़ा आपसे बात करना चाहते हैं। प्यासे को पानी मिल गया। प्यासे को पानी नहीं, प्यासे को पूरा मतलब समुद्र मिल जाए, ऐसा कुछ। तो फिर हमारी शाम को बात हुई, वीडियो कॉल हुआ, 1-1.5 घंटे बात हुई। तो उन्होंने ये कहा कि हमने स्क्रिप्ट, मतलब हम काम कर रहे हैं और नॉवल को स्क्रिप्ट में कन्वर्ट किया है, कुछ चेंजेस भी हुए हैं। हम ये चाहते हैं कि आप स्क्रिप्ट सुपरवाइज़र बन जाएं फिल्म के, जिसका काम ये होता है कि स्क्रिप्ट को चेक करना कि वो ऑथेंटिक है या नहीं, ये सब चीज़ें। तो मैं खुशी खुशी तैयार हो गया। मुझे लगा छोटा सा काम है, कर लेंगे। पर खैर वो काम काफ़ी लंबा था, वो मैं कभी और विस्तार में समझाऊंगा। काफ़ी चैलेंजिंग काम था, और शुरू में ये तय नहीं था, बल्कि ऐसा कोई प्लान था ही नहीं कि मैं उसमें एक्ट करूँगा। उसमें कैरेक्टर है मेरा ही, विकास सर के नाम से कैरेक्टर है। तो पहले 2-3 एक्टर्स के नाम पे बात चल रही थी, हमारी कुछ बात भी उनसे हुई थी कि वो एक्ट करेंगे। बड़े एक्टर्स हैं, हमारे अच्छे मित्र भी हैं वो लोग।
पर अंत में मुझे नहीं पता क्या हुआ, विधु सर ने ये कहा कि मैं चाहता हूँ कि एक्टिंग आप खुद ही करें। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग था, मुझे रोल प्ले करना था, अपना ही रोल प्ले करना था। तो फिर मैंने किया और बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो उस फिल्म में 3-4 सीन ऐसे हैं जिसमें मेरी भूमिका है और बस हो गया। तो सर कैसा लग रहा है अपना ही रोल प्ले करना? एक बात तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि आप एक्टिंग बेस्ट करोगे जिस तरह से आप बाकी चीज़ करते हो। तो एक्टर्स की भी अब छुट्टी होने वाली है, हमें इस बात का पूरा भरोसा है। नहीं, ये मेरी शायद पहली और आखिरी फिल्म है, क्योंकि मेरा वो शौक है नहीं कि फिल्म बनाऊं। हालांकि विधु सर ने मुझे कई बार ये बात कही, बल्कि जब मैं उस फिल्म में काम करने के लिए तैयार हुआ, मैंने उनसे ये कहा कि मेरे लिए ये मौका सीखने का है दरअसल, क्योंकि आपकी संगत में रह के जितना सीख पाऊंगा उतना कहीं और नहीं सीख पाऊंगा। तो मेरे लिए सबसे बड़ा लालच ये है कि मैं आपके साथ रहूंगा, इस बीच में सीखूंगा। उनके साथ मैं मतलब सैकड़ों घंटे इस बीच में रहा हूँ और हम लोगों ने हज़ारों बार बातचीत की होगी शायद, और मतलब वो मुझे छोटे भाई की तरह ट्रीट करते हैं। और तो उनकी जो गहराई है फिल्म मेकिंग को लेकर, 40-45 साल का अनुभव है, तो वो एक एक वाक्य में दिखता है। तो ये ज़रूर है कि इस पूरे प्रोसेस में पिछले 2-3 साल में मुझे फिल्म मेकिंग की बुनियादी समझ हो गई है। कैमरा की समझ भी हो गई है, एडिटिंग की समझ भी हो गई है, कैसे साउंड और कैसे हम कलर मिक्सिंग होती है फिल्म में, उससे क्या इम्पैक्ट आता है, स्क्रिप्ट लिखना कितना अलग है नॉवल लिखने से, किन किन चीज़ों की वैल्यू है, ये सब मुझे एक समझ हुई है। इतनी शायद नहीं है कि मैं कोई बहुत महान फिल्म मेकर बन जाऊंगा। फिल्म बनाना चाहूँ तो मैं प्रयोग कर सकता हूँ, लेकिन अब मेरी जो आगे की योजनाएं हैं अपने जीवन को लेकर, मुझे लगता नहीं कि मैं इतना समय निकाल पाऊंगा कि मैं फिल्म बनाऊं। तो शायद ये मेरा पहला और आखिरी प्रयोग था, हो गया बस। अगर ये प्रयोग लोगों को बहुत पसंद आया और वो आपको आगे भी देखना चाहे एज एन एक्टर, तो फिर आप क्या करेंगे? मतलब कोई अगर बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, अच्छी थीम पे है, और कोई मुझे कहे कि 1 मिनट का रोल कर दो कैमियो टाइप का, तो कर देंगे। लेकिन ऐसा कोई मैं कभी किसी के पास जाके रोल मांगूंगा ऐसा तो जिंदगी में कभी नहीं होने वाला क्योंकि मुझे ऐसा इंटरेस्ट भी नहीं। वैसे तो आप बिना एक्टिंग करे ही, बिना हीरो बने ही रियल लाइफ में करोड़ों लोगों के हीरो हैं, तो नो डाउट आपको तो इस चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है कहीं से भी, लेकिन लोगों का प्यार है जो आपको एज एन एक्टर भी देखना पसंद करेंगे। चलिए। सर एक शेर है, जिंदगी से बस यही गिला है मुझे, तू बहुत देर से मिला है मुझे। हमारी लाइफ में बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिन्हें मिलके हमें लगता है हमें पहले क्यों नहीं मिले, जिनमें से आप एक हो। लाखों करोड़ों लोग ऐसा सोचते हैं कि सर को हमने 2016 में ही क्यों देखा, इससे पहले क्यों नहीं देख पाए, हम मिस कर गए, तब हमारे पास यूट्यूब नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था। तो क्या आपकी लाइफ में कोई ऐसा मेंटोर, ऐसा कोई टीचर, ऐसा कोई इंसान था जिसको मिलके आपको लगा कि यार मैं पहले मिल लेता तो मेरी लाइफ और बेटर होती या मेरे लिए बहुत अच्छा होता? मतलब देखने का नज़रिया है। अगर मुझे फिल्म मेकिंग में ही जाना होता तो मैं सोच सकता था कि अगर विधु विनोद चोपड़ा मुझे पहले मिल गए होते तो शायद मैं फिल्म बना रहा होता। पर मेरा नज़रिया आजकल ये भी है कि मैं बहुत शिकायतें मुझे ज़िंदगी से होती नहीं है। मुझे लगता है कि हर व्यक्ति की ज़िंदगी एक अलग पैकेज है और उस पैकेज के हिसाब से जीवन मिल जाता है। तो मैं बहुत गिला रखता नहीं हूँ जीवन से। साहिर की ये गज़ल है, मैं ज़िंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुआं में उड़ाता चला गया। उसमें एक बड़ी अच्छी पंक्ति है। मतलब एक तो ये है कि जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, जो ना मिला उसको भुलाता चला गया। एक तो ये है ही। अब जैसे फिल्म में इस उम्र में कर रहा हूँ, किसी के मन में आ सकता है काश पहले मिल गया होता। मुझे सच में आज के मन में नहीं आया। मुझे लगता है ठीक है, क्योंकि फिल्म मेकिंग नहीं कि तो मैं जो कर रहा हूँ वो भी ठीक ही कर रहा हूँ। अगर मैं प्रॉपर IAS में होता शायद वहाँ भी ठीक ही कर लेता। तो वो सब गिला है नहीं। और इस गज़ल का जो आखिरी शेर है जो मुझे सबसे नज़दीक है, गीता में एक कंसेप्ट आता है स्थित प्रज्ञ का, जिसका मतलब है कि जीवन में सबसे बड़ी सफलता ये है कि जब आप गम और खुशी, सुख और दुख के बीच बैलेंस करने की स्थिति में आ जाए। आपको सुखों से बहुत उछलने का मन ना करे, दुखों से बहुत बेचैनी छटपटाहट ना हो। स्थित प्रज्ञ का जो कंसेप्ट है बड़ा गहरा कंसेप्ट है। उसको बहुत आसान भाषा में साहिर ने इस गज़ल के आखिरी शेर में कहा, गम और खुशी में फ़र्क ना महसूस हो जहां, मैं दिल को उस मुकाम पे लाता चला गया। तो मैं काफ़ी हद तक, पूरा तो खैर कौन हो पाएगा, लेकिन मेरा स्वभाव शायद ऐसा हो गया कि मुझे बहुत अब फ़र्क पड़ता नहीं है। मैं फिल्म में हूँ, अच्छा लगता है, मेरे घर के लोग मुझसे ज़्यादा खुश हैं, उन सब के लिए बहुत बड़ी बात है, मुझे भी अच्छा लगता है। पर ऐसा नहीं है कि अगर मैं फिल्म में ना होता तो मुझे बहुत गीला हो जाता है। ठीक है, जो हो गया बढ़िया है, जो होगा बढ़िया होगा।
इसी भाव में रहता हूँ। सर अब सोशल मीडिया का ज़माना है और ख़ास तौर से जो यंगस्टर्स हैं, टीनेजर्स हैं, उन सभी को सोशल मीडिया की चमक धमक बहुत अट्रैक्ट करती है। हर कोई यूट्यूबर बनना चाहता है, हर कोई एजुकेटर बनना चाहता है। तो आपको क्या लगता है कि बच्चों को इस उम्र में, जिस उम्र में उन्हें पढ़ाई करने की ज़रूरत है या अपने करियर को प्लान करने की ज़रूरत है, वहाँ वो यूट्यूबर बनने की कोशिश कर रहे होते हैं और कुछ लोग कामयाब भी हो जाते हैं उसमें। तो उस पे आपका क्या टेक है? मतलब सोशल मीडिया आने के बाद ये तो है ही कि बहुत सारे करियर ऑप्शंस खुले हैं, और यूट्यूबर बनना, टिकटॉकर बनना, ये ऑप्शंस पहली बार उन बच्चों के लिए भी खुल गए हैं जिनके लिए करियर पहले नहीं होता था। पहले सीधी सी बात थी कि 12वीं करो, ग्रेजुएशन करो, फिर करियर शुरू होगा, उसके बाद पैसा कमाएंगे। अब पहली बार ऐसा हुआ कि आप गेमर बन के पैसा कमा सकते हैं, शायद 10 साल की उम्र में ही। 5 साल का बच्चा यूट्यूबर बन के कुछ ऐसी हरकतें कर सकता है कि उसके अकाउंट में पैसा आना शुरू हो जाए, उसके पेरेंट्स के थ्रू ही बेशक। देखिए, जब जब नई तकनीक आती है, दुनिया को एडजस्ट होना पड़ता है। एक सोशियोलॉजी नाम का विषय है, आप शायद जानते होंगे। उसमें एक थिंकर, बड़े अच्छे हैं, अमेरिकन थिंकर थे 20वीं सेंचुरी में ही, टॉलकट पार्सन्स नाम था। उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि सोसाइटी एक इक्विलिब्रियम है, जिसमें बहुत सारी चीज़ें इक्वल पॉइंट पे आके टिकी रहती हैं। इनमें से कोई एक चीज़ आगे बढ़ जाती है, जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ गई। अब टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती, समाज थोड़ा सा लड़खड़ाएगा, लेकिन कुछ समय के बाद जो बाकी पैर हैं समाज के, वो उसके हिसाब से आगे बढ़ के एडजस्ट कर लेंगे। इस कंसेप्ट को बोलते हैं मूविंग इक्विलिब्रियम, कि जो समस्थिति है वो बनी रहती है। कोई एक पैर आगे बढ़ता है या दाएं बाएं जाता है, थोड़ी देर के लगता है कि लड़खड़ा गया मामला, फिर बाकी पैर एडजस्ट हो जाते हैं। इस तरह से समाज आगे बढ़ता है। मेरी बड़ी स्पष्ट समझ है कि समाज में जब भी कोई ऐसा ट्रांजिशन आता है, कुछ समय लगता है, कुछ समय के बाद समाज अपने रास्ते निकाल लेता है। तकनीक भी उसमें हेल्प करती है। जैसे अभी की स्थिति है, बच्चे यूट्यूब पे बहुत टाइम दे रहे हैं, फेसबुक पे टाइम दे रहे हैं, या जो भी नए इस तरह के ऐप्स हैं। अब ये समाज के सामने एक चुनौती है। बच्चों का स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा है, अटेंशन का उनका स्पैन कम होता जा रहा है। ये सब एक चुनौती है। वो समाज से कट रहे हैं, एक वर्चुअल सोसाइटी में हमेशा एक्टिव हैं। वो 24 घंटे एक समाज में हैं, लेकिन रियल सोसाइटी से अलग है। उनका समाज है, फ़ोन के अंदर समाज है उनका, वो समाज उन्हें प्रभावित भी करता है। वो एक फ़ोटो खींच के डालते हैं, उस पर लाइक आता है, लाइक देख के खुश होते हैं, क्योंकि लाइक भी एक सामाजिक अंतरक्रिया ही तो हुई। पर वो 24 घंटे एक समाज से घिरे हुए हैं, जबकि 24 घंटे समाज से घिरा होना अच्छी बात नहीं है। कुछ मी टाइम भी होता है, कुछ फैमिली टाइम भी होता है। सोशल मीडिया ने व्यक्ति और समाज के बीच के अंतराल को समाप्त कर दिया है। अब 24 घंटे समाज के बीच में है। आप घर के अंदर भी हैं तो समाज लगातार आपको कमेंट से, लाइक से, डिसलाइक से आपको पोक कर रहा है, परेशान कर रहा है। जिसको रूसो ने कहा था, सोसाइटी इज टू मच विद अस, समाज हमारे साथ बहुत ज़्यादा है, इतना नहीं होना चाहिए। वो तो उस ज़माने में कहा, 18वीं सेंचुरी में। आज रूसो होता तो मर ही गया होता देख के बेचारा। तो ये एक तनाव की स्थिति है। मैं भी अपने घर में देखता हूँ बच्चों को फ़ोन पे बहुत समय बच्चे क्यों, हम भी गुजारते हैं, पेरेंट्स भी गुजारते हैं, सभी गुजार रहे हैं, है ना? धीरे धीरे क्या होगा, इसके रास्ते निकलेंगे। जब समाज में तनाव बढ़ेगा, कुछ रास्ते निकलेंगे। जैसे मैं सोचता हूँ कि बच्चों के लिए कुछ ऐसे टैब्स आएंगे, बहुत जल्दी टैबलेट्स आएंगे। पेरेंटल कंट्रोल तो एक चीज़ है ही, पर पेरेंट्स अभी उतने जागरूक हैं, उनको पता नहीं कि कैसे यूज़ करना है उसको, तो नहीं कर पाते हैं। अब आज के समय में बच्चे के पास फ़ोन ना हो तो वो प्रिमिटिव स्टेज में चला जाता है एकदम, क्योंकि बाकी बच्चे फ़ोन से, यूट्यूब से, इंटरनेट से लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन देख रहे हैं, चैट जीपीटी से इन्फॉर्मेशन निकाल रहे हैं। अगर आपने फ़ोन छीन लिया तो बच्चा एकदम आदिम युग में चला गया। एक ये समस्या है। तो कुछ ऐसे टैबलेट्स मुझे लगता है बहुत जल्दी कुछ कंपनियां निकालने वाली हैं, सरकार कुछ ऐसा करेगी जिसमें एजुकेशनल टूल्स सारे होंगे। नॉन एजुकेशनल टूल्स पे कुछ कंपल्शंस होंगे, लिमिट्स होंगी, कि आप 1 घंटे से ज़्यादा एक दिन में इंस्टाग्राम प्लस फेसबुक प्लस जो भी 3-4 चैनल्स हैं, टिकटॉक वगैरह जो होते हैं, गुजार ही नहीं सकते। और आप जिस भी टैब पे जाएंगे, आपका बायोमेट्रिक मार्कर है, आपकी आंख से वो पहचान रहे हैं। आप किसी भी और सिस्टम पे जाएंगे तो आपकी आंख से ही पहचान जाएगा, आपके सामने खुलेगा ही नहीं।
कुछ ऐसे मैकेनिज्म, मैं रफ एक आइडिया बता रहा हूँ, ब्लूप्रिंट है ये। ब्लूप्रिंट है, लेकिन ऐसा कुछ ना कुछ होगा और ये मूविंग इक्विलिब्रियम होना ही होना है, हमेशा होता है, अब भी होगा। अच्छा, अभी के लिए हम ये सजेस्ट कर सकते हैं क्या कि अगर हम इस जो पढ़ाई भी कर रहे हैं, कोई क्लास भी कर रहे हैं, तो वो मोबाइल की जगह रादर देन अगर हम लैपटॉप से पढ़ें या लैपटॉप ज़्यादा यूज़ करें, तो वहाँ शायद कम ऑप्शंस होते हैं डिस्ट्रैक्शन के। ये बात ठीक है, लेकिन लैपटॉप बहुत कम लोगों के पास है। जैसे जैसे आप लोअर इकोनॉमिक सिचुएशंस की तरफ जाएंगे, फ़ोन तो हर घर में फिर भी मिल जाएगा, सेकेंड हैंड ही सही 2-3 हज़ार का मिल जाता है आजकल स्मार्टफोन, अगर आप किसी ऐसी मार्केट से लें। इतना लगभग हर व्यक्ति अफोर्ड कर सकता है। कोई गांव का आदमी, छोटा किसान, मजदूर, रिक्शा चलाने वाला, उसको चाहे, उसकी इच्छा है कि उसके बच्चे पढ़ें और उसको पता लगे कि ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, फ़ोन खरीदते ही उसके सारे काम सॉल्व हो जाते हैं। लैपटॉप से नहीं होते हैं, और लैपटॉप उतना सस्ता मिलेगा भी नहीं। टैबलेट से भी उससे काम सारे सॉल्व नहीं हो रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे हाउस होल्ड्स हैं जहां अंत में फ़ोन पे ही काम करना पड़ेगा। तो कुछ ऐसा मैकेनिज्म जो फ़ोन को एक ऐसी डिवाइस में कन्वर्ट कर दे बच्चे के लिए कि उसका मिसयूज ना करे। सबसे बड़ी बात, बच्चों को सिखाना ही पड़ेगा। अंततः जो मोटिवेशन अंदर से आता है उसका कोई मुकाबला नहीं है, और जिस दिन किसी बच्चे को समझ में आ जाता है कि उसके हित में है कि मोबाइल का कम इस्तेमाल करे, और करे तो कैसे करे, तो वो समझदार बनता है। थोड़ा मुश्किल होता है उस उम्र के बच्चों को समझदार बनाना, लेकिन मैंने ये फील किया कि हर बच्चे के अंदर एक चिंगारी लगती है, उसकी उम्र थोड़ी कम ज़्यादा होती है। कोई 10 साल में सीरियस हो जाता है, कोई 15 में, कोई 18 में होता है, लेकिन एक उम्र में बच्चे सीरियस हो जाते हैं। बस बहुत दबाव बना के करेंगे तो कभी भी सीरियस नहीं होंगे। थोड़ा उनको मोटिवेट करके उन्हीं की भाषा में, उन्हीं के सर पे जाके समझाना ज़्यादा अच्छा तरीका है। सर, एक स्टूडेंट के तौर पे, एक टीनेजर के तौर पे जिसने ये सपना देखा है कि उसे यूपीएससी करना है, हाँ, तो जब वो ये बात अपने दोस्तों में कहता है, अपने रिलेटिव में कहता है, तो उस पर पहले से ही एक एक्स्ट्रा बर्डन और प्रेशर हो जाता है कि एक बड़ा एग्ज़ाम है, बड़े एग्ज़ाम की प्रिपरेशन का सपना देख रहे हो, पता नहीं होगा कि नहीं। तो ऐसे बच्चे के लिए क्या सही रास्ता है कि पहले तो वो ये पहचान कर सके कि मैं इस लायक हूँ, क्या मैं क्रैक कर सकता हूँ कि नहीं। सेकेंड, उसके बाद वो क्या एग्ज़ाम होता है, कैसे एग्ज़ाम होता है, कितने फेजेस में एग्ज़ाम होता है, वो कैसे पता करे, और जो ये एक्स्ट्रा बर्डन उसके आसपास क्रिएट हो जाता है उसको कैसे दूर करे। पहली बात तो है कि ढिंडोरा पीटने से बचना चाहिए, है ना। आप क्या करने वाले हैं उसकी सुगबुगाहट किसी को क्यों अंदाज़ा लगे, केवल आपके पेरेंट्स को अंदाज़ा हो। और पेरेंट्स में इतनी गहराई होनी चाहिए कि वो बच्चे की बात को अपने तक रख सकें, किसी को ना बताएं। क्यों किसी को बताना कि मैं ये कोई भी तैयारी मैं क्यों कर रहा हूँ, मन बताइए, अवॉइड कीजिए, अपने मन में सोचिए, तैयारी कीजिए। उसका बेस्ट। ज़्यादा दबाव इसलिए कि हम ढिंढोरा बहुत पीट देते हैं, बाद में जब नहीं हो पाता तो फिर सामाजिक आलोचना हम झेल नहीं पाते हैं। और ट्रोलिंग आजकल तो जिस लेवल पे होती है सोशल मीडिया में, कितने लोग ट्रोल करेंगे बाद में, कहना बड़ा मुश्किल है। तो बचना चाहिए, कहने से बचना चाहिए। तो मोटिवेशनल लोग आमतौर पे कहते हैं कि मेहनत चुपचाप करो, सफलता आपकी तहलका मचा दे, शोर मचा दे। वो जो अप्रोच है वो ज़्यादा ठीक है। दूसरा, आईएएस का एग्ज़ाम मतलब कौन कर सकता है, तो ये एग्ज़ाम सबसे मुश्किल प्रतीत होने वाला एग्ज़ाम है, सबसे मुश्किल एग्ज़ाम है नहीं। कुछ बेसिक स्किल्स अगर आपकी ठीक हैं, जैसे आपका आईक्यू ठीक हो, मतलब रीजनिंग के सवाल आप कर पाते हो, भाषा आपकी ठीक पकड़ हो, अंग्रेजी में, हिंदी में, दोनों में कम से कम एक भाषा में अच्छी पकड़ होनी चाहिए। अगर आपकी लिखने की क्षमता ठीक है, आप जैसे एक निबंध आपने पढ़ा या अखबार में लेख पढ़ा, उस लेख की समरी अगर आप 200 शब्दों में लिख पाते हैं ठीक से, आपकी लैंग्वेज ठीक है, आपके शब्द ठीक हैं, फ्लो ठीक है भाषा का, अभ्यास से हो जाता है। थोड़ा सा पहले से ठीक है तो और अच्छी बात है। तो ये बहुत मुश्किल एग्ज़ाम नहीं है। सर, मैंने देखा है कि जो आईएएस या फिर यूपीएससी एग्ज़ाम क्रैक कर रहे होते हैं उनमें ज़्यादातर ऑलरेडी प्रोफेशनल्स होते हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स। सो क्या ये एक तरीका हो सकता है कि पहले आप कोई प्रोफेशन अपना कंप्लीट कर लो, एक अपना करियर के लिए एक सेफर साइड रख लो, और उसके बाद अटेम्प्ट करो। हाँ, ये भी ठीक है। मेरे ख्याल से जब आप ग्रेजुएशन की तैयारी कर रहे होते हैं या ग्रेजुएशन में होते हैं, मान लीजिए कोई एमबीबीएस में है या बीटेक में है या बीबीए है, कोई भी ऐसा कोर्स है, कितना भी मुश्किल कोर्स हो, चाहे एमबीबीएस ही क्यों ना हो, मैं जिन बच्चों से बात करता हूँ जो एमबीबीएस कर चुके हैं, अक्सर मैंने देखा है कि वो दिन में 1 से 2 घंटे निकाल सकते हैं उसके साथ में। तो आप कोई डिग्री करते हुए साथ में 1-2 घंटे रोज़ भी अगर पढ़ते रहें उसके लिए,
तो ग्रेजुएशन ख़त्म होते होते आप उस स्थिति में होते हैं कि 6 महीने और पढ़ के आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। और नहीं तो फिर ये कि ग्रेजुएशन करने के बाद 1 साल ठीक से लगाइए, 1 डेढ़ साल लगाइए, उसके बाद एग्ज़ाम दीजिए। तो जैसे बाकी एग्ज़ाम्स मुश्किल हैं वैसे ये भी मतलब ऐसा कोई अलग से मुश्किल नहीं है। आप केवल नंबर्स पे ना जाएं कि 12 लाख लोगों में से 200 का होता है, सब बेकार की बातें हैं। आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि 12 लाख लोग फॉर्म भरते हैं आईएएस का, उनमें से 7 लाख लोग प्रीलिम्स का एग्ज़ाम देने जाते ही नहीं है। सीरियसली? जी, प्रीलिम्स का एग्ज़ाम देने वालों की संख्या 5 लाख होती है, फॉर्म भरने वाले 12 लाख होते हैं। और तो नंबर्स बढ़ जाते हैं। दुनिया 12 लाख 12 लाख 12 बोल लाख के है। परेशान रहती है, 5 ही लाख लोग होते हैं। उन 5 लाख में जो सीरियस प्रिपरेशन करते हैं, मेरे अनुमान से उनकी संख्या 1 लाख से ऊपर नहीं होती है। तो बेसिकली आपको 1 लाख में से 1000 में आना है सिविल सर्वेंट बनने के लिए। प्रॉपर आईएएस बनने के लिए आपको 1 लाख में से 180 में आना होता है। तो ये इस लेवल का कंपटीशन तो भारत में हर जगह है। स्पोर्ट्स में जाएं, पॉलिटिक्स में जाएं, एसएससी में जाएं, कहीं भी जाएंगे आप, इतना कंपटीशन तो है ही हमारे देश में, तो यहाँ भी है। सर एज एन इंग्लिश टीचर, इंग्लिश का क्या रोल होता है यूपीएससी के अंदर, सिविल सर्विसेज में? देखिए, यूपीएससी में इंग्लिश का जो रोल है, मेंस में एक क्वालिफाइंग पेपर है इंग्लिश का, जो सबको क्वालिफाई करना होता है। बहुत मुश्किल नहीं होता, अगर किसी की बहुत बेसिक लेवल पे इंग्लिश ठीक ठाक है तो पास कर लेता है उसको। उसमें एक ऐसे लिखना होता है, प्रेसी राइटिंग होता है और कुछ ग्रामर के क्वेश्चंस आते हैं। बाकी प्रीलिम्स में जो सीसेट है उसमें कॉम्प्रीहेंशन का एक हिस्सा है जो दोनों भाषाओं में होता है, लेकिन कभी कभी थोड़ा सा अंग्रेजी में देख लेने से कुछ शब्द ठीक से समझ में आते हैं। तो कंपलसरी पार्ट तो केवल इतना है कि मेंस में एक क्वालिफाइंग पेपर है जो पास करना होता है, उसके अलावा कोई अनिवार्य भूमिका नहीं है। लेकिन जैसे इंटरव्यू में अगर आप अंग्रेजी समझते हैं, कम से कम सवाल समझ लें, 2-4 वाक्य बोल भी दें अंग्रेजी में, तो उसका असर काफ़ी अच्छा होता है। और ज्ञान के मामले में अंग्रेजी आना तो बेहतर है ही, क्योंकि हिंदी में हम कितनी भी कोशिश कर लें उतना अच्छा कंटेंट हमेशा नहीं मिल पाता है। तो अंग्रेजी आए तो बेनिफिट्स हैं, लेकिन अनिवार्यता की जहाँ तक बात है वो केवल एक क्वालिफाइंग पेपर वाली अनिवार्यता है। सर कोई स्टूडेंट है, अभी मान लीजिए 10th क्लास में है, वो आगे सपना देख रहा है कि वो यूपीएससी करेगा, उसने डिसाइड किया हुआ है, तो वो अपने किन फील्ड्स को, किन सब्जेक्ट्स को अपना स्ट्रॉन्ग बनाए ताकि वो आगे क्वालिफाई करने के उसके चांसेस बढ़ जाएं? देखिए, जो मेंस का एग्ज़ाम है उसमें एक ऑप्शनल सब्जेक्ट लेना होता है, वो तो बाद में डिसाइड कर लेगा बच्चा, अभी नहीं करना चाहिए। अभी उसको जो जनरल स्टडीज़ हैं, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, साइंस है, सिविक्स जिसको आप बोलते होंगे, उसको पॉलिटी बोलते हैं यहाँ पर, इन सबको ध्यान से देखते रहना चाहिए। और क्योंकि सीसेट के पेपर में, प्रीलिम्स में एक क्वालिफाइंग पेपर होता है, इसमें मैथ, रीजनिंग, कॉम्प्रीहेंशन आता है, तो बेहतर है कि वो अखबार का रोज़ एक लेख पढ़ने का अभ्यास कर ले, तो कॉम्प्रीहेंशन उससे हो जाता है। बस जो अच्छे शब्द हैं उनको नोट करते रहें, एक लेख रोज़ पढ़ते रहें, लिखने का अभ्यास थोड़ा सा करते रहें। और पढ़ाई करने की बात है तो हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, ज्योग्राफी, ये चीज़ें पढ़ लें। हालांकि नहीं भी पढ़ पाएंगे तो ग्रेजुएशन के बाद 1 साल में सब हो जाएगा, पर पहले से पढ़ते रहेंगे तो आसान रहेगा थोड़ा सा। सर बच्चों की लाइफ में, ख़ास तौर से मैं अभी बात कर रहा हूँ स्कूल स्टूडेंट्स की, जो छोटे होते हैं, टीनेजर्स होते हैं, उनकी लाइफ में बहुत तरह के डिस्ट्रैक्शंस होते हैं। अपोजिट जेंडर की तरफ भी डिस्ट्रैक्शन होता है। साथ ही इसी से रिलेटेड एक और बात है कि यूँ कहा जाता है कि बच्चों को पहले से ही माँ बाप अगर अवेयर कर दें सेक्स एजुकेशन की तरफ, उनको सिखा दें, समझा दें, तो वो फिर अपने ट्रैक से ऑफ नहीं जाएंगे। जी, इसके बारे में आपकी क्या राय, कैसे उन डिस्ट्रैक्शन से दूर रहा जाए? और फिर एट द सेम टाइम मैंने आपको भी सुना है कहते हुए कि प्यार करना अच्छी बात है, और बच्चों कई लोग बोलते हैं, तो प्यार की सही उम्र क्या है? देखिए, पहली बात तो डिस्ट्रैक्शन से दुनिया में किसी बच्चे को आप बचा नहीं पाएंगे, कितनी भी ताकत लगा लें। ठीक है, आप भी नहीं बच पाए होंगे, मैं भी नहीं बच पाया था, हमारे पेरेंट्स भी नहीं बच पाए होंगे उस उम्र में, क्योंकि वो स्वाभाविक बात है। 13 से 19 साल के बीच की जो उम्र है, टीनेज, जिस समय हमारे फिजिकल चेंजेस बॉडी में आने लगते हैं, हार्मोन्स चेंज होने लगते हैं, वो प्रकृति की भाषा है कि वो अपने आप ऐसी इच्छाएं पैदा करती है, ऐसी जिज्ञासाएं पैदा करती है। आप किसी भी तरीके से प्रकृति के डिज़ाइन को चेंज कर देंगे, ये संभव नहीं है। इसलिए अगर 13 से 19 साल के बच्चे दूसरे सेक्स को लेकर जनरली थोड़ा सा डिस्ट्रैक्टेड होते हैं या अट्रैक्शन फील करते हैं उनको लेकर, तो पहले तो टीचर्स को, पेरेंट्स को ये समझ लेना चाहिए कि वो बच्चे ठीक हैं, वो अपराधी नहीं है, वो दोषी नहीं है, वो ठीक है,
सामान्य स्थिति है। अपना बचपन एक बार याद कर लेना चाहिए तो फिर भरोसा जम जाता है, क्योंकि पेरेंट होना बड़ा चैलेंजिंग काम है। और अक्सर पेरेंट्स की दिक्कत ये है, मतलब मैं ही पेरेंट हूँ, मैं भी अपने ऊपर भी इसको एडमिट कर रहा हूँ, हम अक्सर ये भूल जाते हैं कि हम खुद कैसे थे उस उम्र में, और हम बच्चों से ऐसी उम्मीदें करते हैं कि वो भगवान बन जाए, जबकि हम वैसे नहीं थे, वो हमारे ही बच्चे हैं। स्वाभाविक है कि कुछ तो हम जैसे होंगे ही होंगे, और जो प्राकृतिक जीवन है उसके विरोध में आप उनसे उम्मीदें करेंगे तो व्यर्थ की बात है। अब दो रास्ते हैं डिस्ट्रैक्शन रोकने के। एक रास्ता ट्रेडिशनल रास्ता है कि लड़कों का स्कूल अलग, लड़कियों का स्कूल अलग, कोएड एजुकेशन खत्म कर कोएड दो। ना हो। एक ऑप्शन है, कई लोग ऐसा मानते हैं कि इससे डिस्ट्रैक्शन रुक जाती है। इससे ये है कि आपके सामने ऐसे मौके कम हैं, तो कुछ मामलों में ठीक भी लगता है कि भाई ऐसा व्यक्ति है ही नहीं जिसको देख के डिस्ट्रैक्शन होगा, तो आप पढ़ाई में लगे हुए हैं। मेरी व्यक्तिगत राय है कि इस रास्ते से कुछ समय के लिए आप बेशक मैनेज कर लें, पर अंततः आप बच्चों को कुंठित बना देते हैं, और फ्रस्ट्रेशन होना, कुंठाओं का शिकार होना, कॉम्प्लेक्सेस से भरे होना ज्यादा बुरी और बात। कहीं ना कहीं फिर उनकी पर्सनैलिटी भी उस तरह से डेवलप नहीं हो पाती, डिसऑर्डर्स होते हैं और वो सहज हो नहीं पाते। सहज नहीं हो पाते। मैं यहां तक मानता हूं कि कोई व्यक्ति भविष्य में रेपिस्ट हो सकता है या नहीं, इसकी कुछ हद तक कोरिलेशन इस बात से भी है कि उसका एक्सपोजर दूसरे जेंडर से कितना रहा है। कितना रहा है। मैं एक सामान्य रूप से हाइपोथेसिस है मेरा, मैं दावा नहीं कर रहा हूँ, रिसर्च इस पे होनी चाहिए। मेरा हाइपोथेसिस है कि जो बच्चा बचपन से कोविड में ठीक से पढ़ा हो, कोविड का मतलब जहां बातचीत होती है, संवाद होता है, उस स्कूल के बच्चों के रेपिस्ट होने की संभावना कम होगी। सोशल फैब्रिकेशन बेटर है, क्योंकि उसके लिए लड़की अजूबा नहीं अजूबा है। नहीं, exactly. लड़की के लड़का अजूबा नहीं है, वो दो मित्र हैं, करेक्ट, बात करते हैं, हर तरह की बात करते हैं, तो अनावश्यक रूप से इंटरेस्ट एक दूसरे में नहीं है। उतना है जितना सामान्य रूप से होना चाहिए, पर ऐसी कुंठाएं नहीं है कि पागलपन हो जाए, हवा क्रिएट नहीं किया हुआ कि क्या नहीं है। मेरी व्यक्तिगत राय ये है कि को एजुकेशनल सिस्टम बेहतर है, और इंटरेक्शन ज्यादा होने से दूरियां कम होती हैं। और मैं उस दूरी की बात नहीं कर रहा, ये नहीं कि प्यार मोहब्बत शुरू हो जाएगा। जो लड़का बचपन से लड़कियों के साथ क्लास में पढ़ता है, या जो लड़की बचपन से लड़कों के साथ क्लास में पढ़ती है, उसे इमोशनली एक्सप्लॉइट करना लगभग इम्पॉसिबल हो जाएगा, क्योंकि उसने दुनिया में एक ही लड़की को नहीं देखा है कि उसकी हर बात में वो दीवाना हो जाएगा। उसने 50 लड़कियों से बात की हुई है, उसे फर्क ही नहीं पड़ता है। शायद किसी एक आध व्यक्ति के प्रति उसके मन में अट्रैक्शन आएगा, बाकी किसी लड़की को देख के उसको ऐसा भाव ही नहीं आएगा, न लड़की के मन में लड़के को देखकर भाव आएगा। और साथ में ये भी जरूरी है कि हम इस बात को समझें, एक शब्द है सेक्स एजुकेशन, जिसको लेकर भारत के लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। मेरी व्यक्तिगत राय हमेशा से ये है कि उस पर हमें ध्यान देना चाहिए। 2-3 लेवल्स पे समझने की जरूरत है। आज से 100 साल पहले का देखिए, महात्मा गांधी के दौर में हम देखते हैं कि 13 साल की उम्र के आसपास शादियां हो रही हैं, उनकी भी शादी उस उम्र के आसपास हो गई है। 13 का बच्चा पहली बार अपनी बॉडी में चेंजेस फील कर रहा है, उसी समय उसकी शादी भी हो गई है, बल्कि उससे थोड़ा पहले ही हो गई लड़की के मामले में। तो हार्मोनल चेंजेस के साथ साथ लगभग शादियां हो रही थी। डिस्ट्रैक्शन का बहुत स्कोप था नहीं उस जमाने में। लड़कियां स्कूल भी नहीं जा रही थी, तो उनकी सहेलियां भी उस तरह से नहीं थी, इंटरेक्शन भी कम था, एक्सपोजर भी कम था। आज दुनिया भर में एक्सपोजर बढ़ रहा है, शादी की एवरेज उम्र बढ़ती जा रही है, जो बड़े शहरों में तो 25-30 के आसपास तक पहुंच गई है। फिर जो सेक्सुअल कंटेंट है या इस तरह की चीज़ों की जानकारी है, वो मिलने की उम्र कम होती जा रही है। आप कितना भी कोशिश कर ले, बच्चों को इंटरनेट पे ऐसी चीज़ें ढूंढने से रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि तकनीकी तौर पर वो आपसे ज़्यादा समृद्ध होते हैं, ज़्यादा इनोवेटिव होते हैं। तो बच्चों को इन्फॉर्मेशन पहले पता लग गई, इसलिए वो प्री मैच्योर हो रहे हैं। जो हरकतें आज से 50 साल पहले शायद 17 साल का बच्चा करता होगा, वो आज 13 साल का बच्चा करता है। शादी की उम्र बढ़ते बढ़ते 28-30 तक चली गई है। बीच में एक लंबा फेज ऐसा है जब बच्चे में सेक्सुअल ओरिएंटेशन बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसको कुछ पता नहीं है। लड़कियों के मामले में फिर भी हम देखते हैं कि जो शादी के पहले देखेंगे महिला संगीत होता है, ऐसे कुछ प्रोविजंस हैं जहां माताएं, बड़ी बहनें अपनी बहनों को कुछ कुछ ऐसी चीज़ें बता देती हैं। लड़कों के मामले में फैमिली के अंदर स्कोप नहीं के बराबर है।
मैंने अपने समाज में किसी बाप को अपने बेटे को सेक्सुअल एजुकेशन देते हुए नहीं देखा है, माँ को भी नहीं देखा है। माँ बेटी को बेशक बात कर लेगी, बेटे के साथ बहुत सहज नहीं होगी बात करने में। मैं 95% फैमिली की बात कर रहा हूँ, कुछ फैमिली ऐसी हो सकती है जो इस लेवल बात कर लेती हूँ। वो बेटा कहाँ से समझे चीज़ों को, उसके शरीर के अंदर चेंजेस आ रहे हैं, वो जानना चाहता है चीज़ों को, कहाँ से जाने। पेरेंट्स सिखा नहीं रहे हैं, स्कूल में अब सिखाना चाहते नहीं हैं। एक ही रास्ता बचता है, या तो उसके दोस्तों में से कोई दोस्त इधर उधर से अधूरी जानकारी इकट्ठी करेगा, वो भी हंसी मजाक में वो शेयर करेगा। उनमें से कई ऐसी बातें होंगी जो दिमाग में गलत फहमी बैठा देंगी। और कई लड़कों को मैंने देखा है, बच्चों को देखा है, वो ऐसी बातों को लेकर टेंशन में है जिन बातों का महत्व जीवन में है ही नहीं। करेक्ट। पर क्योंकि उनको गलत सोर्सेज से चीज़ें पता लगी, इसलिए ऐसा हो रहा है। इसलिए कॉम्प्रिहेंसिव सेक्स एजुकेशन, जिसका दरअसल इसका नाम थोड़ा परेशान करने वाला है, वो नाम सेक्स एजुकेशन का नाम आप हेल्थ एजुकेशन कर दीजिए, सब ठीक हो जाएगा। फिजिकल हेल्थ एजुकेशन भी कर देंगे तो भी चलता है। और उसमें करना क्या है, सबसे पहले बच्चों को ये सिखाना है कि यदि कोई उनको एक्सप्लॉइट करना चाहे तो कैसे बचना है। बैड टच क्या है, गुड टच क्या है, उसकी सेंस समझानी है। अगर कोई सेक्सटोर्शन जैसी स्थिति में उनको लाना चाह रहा है, उनका एक वीडियो कॉल पे लिया, जल्दी से वीडियो बना लिया, फिर ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया, ये सब तो आजकल खूब होता है। तो अगर बच्चा ऐसी किसी कंडीशन में फंस गया है तो उसमें कैसे खुद को संभालना है। कोई उसको बड़ी उम्र का व्यक्ति एक्सप्लॉइट करना चाह रहा है, इन्फ्लुएंस, कैसे उससे उसको निकलना है बाहर। और मैंने तो देखा है कि जिन देशों में ये पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है, वो बेहतर है। ये भी सिखाना है कि इन चीज़ों की सही उम्र क्या होती है, गलत उम्र में इन चीज़ों में जाने से क्या नुकसान हो सकते हैं, ये भी सिखाना उसका पार्ट है। तो सेक्स एजुकेशन का मतलब ये नहीं होता कि सेक्सुअल ट्रेनिंग देनी है, समझ पैदा करनी है जीवन के एक ऐसे हिस्से के बारे में जो महत्वपूर्ण है, लगभग अनिवार्य है, और उसके बारे में जानकारी देने वाला कोई है नहीं। क्या हम आज भी इन चीज़ों को लेके स्टीरियोटाइपिस्ट हैं? फैमिली में ये माइंडसेट है कि वैसे तो पढ़ाई लिखाई खूब कर ली, हाँ, सारी चीज़ें बदल ली, लेकिन इन चीज़ों को लेके एक टैबू क्रिएट किया हुआ है। टैबू जैसा टैबू क्या बोलते हैं, जो भी है वो टैबू है कि घर के लोग इन मुद्दों पर बात नहीं करते हैं। अभी एक इंडियन रिसर्च मैंने पढ़ी है जिसमें बताया गया कि 90% से ऊपर फैमिलीज में, शायद 95%, इस मुद्दे पर कोई बात ही नहीं होती है। आप सब टीवी देख रहे हैं, अचानक कोई ऐसा कंटेंट आ गया, कोई एडवर्टाइजमेंट आ गया, सैनिटरी नैपकिन का ही मान लीजिए आ गया, तो तुरंत टीवी म्यूट होता है, चैनल चेंज हो जाता है, बात नहीं होती है। और जब मैं ये कह रहा हूँ तो मैं अपने घर की बात भी कर रहा हूँ, क्योंकि हम सबके घरों का माहौल ऐसा है कि और वो एक दिन में बदलेगा भी नहीं, वो बदलने में समय लगता है। तो जब सारे रास्ते बंद हैं तो कोई तो रास्ता खोले। कुछ ऐसे शानदार टीचर्स हों जो इन चीज़ों को बहुत ही गहराई के साथ, सलीके के साथ और ट्रांसपेरेंसी के साथ भी, और थोड़ा सा पर्दा बनाए रखते हुए कि भाषा स्खलित ना हो जाए, चीप ना हो जाए, पूरी गहराई और गरिमा मेंटेन रखते हुए लड़कों को, लड़कियों को समझा सकें कि जीवन का ये पक्ष क्या है। कमेंट में लोग आपका नाम लिखेंगे इस चीज़ के लिए, क्योंकि तो मैं भी तैयार हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मैं ऐसे सेशंस, मतलब मैंने उस चीज़ को पढ़ाने के लिए कोई ट्रेनिंग नहीं ले रखी, हो सकता है कोई ट्रेनिंग की ज़रूरत होती हो, लेकिन मुझे कोई दिक्कत नहीं है। 13 से 19 साल के बच्चों को बैठा के उनको ये बातें बता पाना, इसमें कौन सी ऐसी बड़ी बात है। आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट पूछ रहा हूँ, लेकिन सर एक बात मुझे भी जाननी है, ये आपके फेस पे इतना सुकून, इतनी ठहराव कहाँ से, कैसे आया? बहुत लोगों से मैंने कहते सुना है कि विकास दिव्य कीर्ति सर को देख के हमें सुकून मिलता है। ये मैंने एक से नहीं सुना, मैंने बहुत लोगों से सुना। इनफैक्ट मुझे भी बहुत अच्छा फील होता है व्हेन आई सी यू, कि आप जब बोल रहे होते, जिस तरह से बोल रहे होते हो, ये ज़माना है चीखने का, चिल्लाने का, और वहाँ पे आप छोटी सी कोई बात बताओगे और वो सुन के इंसान मोटिवेट हो जाता है। तो उसके पीछे का ये कैसे आया? पहली बात तो मैं चिल्लाना चाहूँ तो भी चिल्ला नहीं सकता हूँ। तो जो लोग चिल्ला रहे हैं मुझसे बेहतर इस मामले में कि वो चिल्ला सकते हैं, मैं चिल्ला सकता ही नहीं हूँ, वो मेरी क्षमता से बाहर की बात है। मैंने स्टेज पर, स्कूल में, कॉलेज में हज़ारों, हाँ मेरे ख्याल से 1000 संख्या होगी, डिबेट्स वगैरह में पार्टिसिपेट किया। मैंने शुरुआत उसी तरीके से की, हाथ पटक पटक के बोलना, कविताएं बोलना जोर जोर से, तेज आवाज में। ऐसी वीडियोस हैं आपकी? नहीं, वीडियो नहीं है, बहुत पुरानी बात है, 1980s और 90s के दशक की बातें हैं, 90s की शुरुआत की, 80s के एंड की बातें हैं।
तो उस समय डेक्लेमेशन कॉन्टेस्ट में, डिबेटिंग कॉन्टेस्ट में ऐसे ही बोला जाता था। इनफैक्ट मैं आपसे कहना भी वाला था कि जो डिबेट्स होते थे उसमें तो हमें भी ये सिखाया जाता था कि आपको ऐसे हाथ करना है, ऐसे एक्सप्रेशंस रखने हैं और लगना है, एक्सप्रेसिव दिखना है, जानबूझ के आपको अपनी बॉडी लैंग्वेज इस तरह की रखनी है। तो हम भी उसी दौर के डिबेटर हैं। तो लिखी हुई डिबेट होती थी, पूरा रटा हुआ उसको, लफाजी भी खूब होती थी उसमें, बड़ी बड़ी आडंबर वाली भाषा का इस्तेमाल करना, हाई टोन में बोलना, स्पीच मॉड्यूलेशन इतना ज़्यादा, कहीं कहीं अचानक तो डाउन हो जाना, फिर चिल्ला के बोलना। तो ये सब मैंने कई साल किया है। धीरे धीरे जब मैं DU में डिबेटिंग करने लगा तो वहाँ डिबेट्स बहुत ज़्यादा होती थी और 2-3 महीने में सारी होती थी। तो कभी कभी हमें एक दिन में 3 डिबेट्स बोलनी होती थी वहाँ पर। तो मुझे समझ में आया कि लिख के बोलना बहुत मीनिंगफुल है नहीं। तो हमने धीरे धीरे बिना लिखे बोलना शुरू किया। जैसे एक स्लिप है छोटी सी, 4 पॉइंट्स लिखे रेफरेंस के लिए, और जाके वो लेके नहीं गए, बस एक बार रेफरेंस देख लिया और जाके बोलना शुरू कर दिया। फिर वो 5 मिनट से बढ़ते बढ़ते 10 मिनट की डिबेट्स हुई, 15 मिनट डिबेट्स हुई। धीरे धीरे एक समय के बाद एहसास हुआ कि अगर आपके पॉइंट में दम है तो बोलने में पावर लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। तो पावर पॉइंट जो है ना, बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ड है। इफ़ यू हैव पावर इन योर पॉइंट्स यू डोंट नीड ए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। तो ये एहसास हुआ कि अगर आप ज़्यादा पढ़ते हैं, समझते हैं, तर्क अच्छे हैं, तो आसान भाषा में, विनम्र लहजे में भी बात गहरी हो सकती है। और लहजा नर्म रहे तो ज़्यादा बेहतर होता है। मतलब मेरे अंदर उतना सुकून है या नहीं, पर मैंने ये महसूस किया है कि गहराई और सुकून का रिश्ता बहुत गहरा है। आपको देखकर लोगों को बड़ा सुकून है। हाँ, मतलब मुझे ऐसा लगता है। मतलब अपने बारे में तो मैं क्या कहूँगा, मैं नहीं कह सकता हूँ, जानता भी नहीं हूँ, लेकिन जिस व्यक्ति में गहराई ज़्यादा होगी उसकी आवाज़ विनम्र अपने आप हो जाएगी। तो विद्या ददाति विनयम वाला जो कंसेप्ट है, या एक शेर है, कह रहा है शोरे दरिया से समंदर का सुकून, जिसमें जितना ज़र्फ है उतना ही वह खामोश है। बहुत खूब। तो गहराई है तो शांत रहना चाहिए। और ये मैं प्रयास नहीं करता हूँ, ये मेरा स्वभाव का हिस्सा है, अपने आप होता है। इसका बहुत अभ्यास मैंने कभी नहीं किया। आज अगर बात करें बच्चों से लेकर बड़े तक, कंपटीशन का ज़माना है, हर किसी के अंदर जेलेसी, ग्रजेस या फिर कंपैरिजन एक फैक्टर है। स्पेशली मैं स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ कि अगर मेरा फ्रेंड नीट कर रहा है या फिर मेरा फ्रेंड UPSC कर रहा है तो मैं भी करूँगा। हमने देखा है अभी रिसेंट टाइम्स में बहुत सारे स्टूडेंट सुसाइड कर लेते हैं। अभी रिसेंट न्यूज़ है, एक स्टूडेंट ने सुसाइड कर लिया और उसके बाद उसके फादर ने सुसाइड कर लिया। अच्छा। हाँ, रिसेंट न्यूज़ है। सो ये सुन के बड़ा दुख होता है, लेकिन मुझे लगता है इसके पीछे फैक्टर वही होता है जैसे आपने कहा कि आप खुद को पहचान नहीं पाते कि आप उस चीज़ को बिलोंग करते हो क्या नहीं, और आप ट्राई करते हो। तो इस चीज़ को कैसे कंट्रोल करें जहाँ ये कंपैरिजन आता है, ये जेलेसी फैक्टर ह्यूमन नेचर है, इसको ख़त्म नहीं किया जा सकता, कर्टेल किया जा सकता है। हाँ। तो उसका क्या एक वे हो सकता है जो सभी स्टूडेंट्स और बड़े लोग सब फॉलो करें? मतलब कंपैरिजन तो अनिवार्य है, हम उससे बच नहीं सकते। बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि हमारे सीखने समझने की प्रक्रिया में कंपैरिजन एक बेसिक पॉइंट होता है। अगर मैं बुद्धिज्म की भाषा में कहूँ तो उन्होंने कंसेप्ट दिया, अपोहवाद कहते हैं, जिसका मतलब है, एक संस्कृत में वाक्य आता है, तद भिन्न भिन्नत्वम, जिसका मतलब ये होता है कि मैं किसी भी चीज़ को इसी रूप में समझ सकता हूँ कि वह बाकी चीज़ों से भिन्न कैसे है। हाउ इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम अदर थिंग्स इज द वे ऑफ थिंकिंग एंड अंडरस्टैंडिंग एंड कॉम्प्रिहेंडिंग। तो कंपैरिजन तो आप कुछ भी देखेंगे, आप काले को समझ ही नहीं सकते जब तक सफ़ेद के साथ ना देखें। तो सफ़ेद और काला दिखेगा तो फिर कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, समझ में आ जाएगा। इसलिए हमारी जो कॉन्शियसनेस है वो कंपैरिजन कर करके ही समझती है। ये कॉमन बात है, इसमें कोई खास बात नहीं। असली बात है उस कंपैरिजन को कितना अपने दिल पे लेना है और कंपैरिजन कैसे करना है। एक और इंटरेस्टिंग बात है, ह्यूमन कॉन्शियसनेस को जब स्टडी करते हैं तो उसमें एक बात मानी जाती है, कई लोगों ने मानी, जो मेरे प्रिय एक दार्शनिक सार्त्र हैं, उन्होंने इस पर काफ़ी फोकस किया। अब साइकोलॉजी में कंसेप्ट पढ़ेंगे, मिसिंग टाइल सिंड्रोम बोलते हैं उसको। मिसिंग टाइल सिंड्रोम का मतलब ये होता है कि एक प्रयोग किया गया, एक स्विमिंग पूल बनाया एक बड़े अच्छे कंस्ट्रक्टर ने, सुंदर टाइल्स लगाई, उसमें साफ पानी भरा, पूरे पूल में टाइल्स लगी हैं, एक छोटी सी टाइल की जगह खाली छूट गई है क्योंकि टाइल कम पड़ गई या जानबूझ के नहीं लगाई। अब फिर कई लोगों को बुलाया कि अब देखिए इस पूल को। अब वो आए, देखा क्या पूल है, और सब कह रहे हैं यार बस एक वो तुमने खाली छोड़ दिया। इंटरेस्टिंग बात है कि 999 टाइल्स मिलकर भी उनको उतना सुकून नहीं दे पा रही
जितनी बेचैनी उस एक टाइल के न होने से हो रही है। क्योंकि ह्यूमन कॉन्शियसनेस की प्रॉब्लम है कि जो नहीं है उस पर दिमाग ज़्यादा जाता है, जो है उस पर दिमाग कम जाता है। और ये एक्सपेरिमेंट यही साबित करने के लिए हुआ भी था। तो इस कॉन्शियसनेस के भरोसे रहेंगे और सोशल मीडिया के दौर में रहेंगे तो दिमाग फट जाएगा, स्वाभाविक सी बात है। इससे बचने का एक ही तरीका है, कॉन्शियसनेस को ट्रेन करना इसके रिवर्स। कैसे? कि मेरे पास क्या नहीं है ये तो मुझे रात दिन लोग बता रहे हैं, आसपास के लोग भी बता रहे हैं। मुझे इन सब हमलों से बचने के लिए रोज अपने दिमाग को बताना है कि मेरे पास क्या है, और एक लिस्ट बनानी है। मैं अक्सर बोलता हूँ एक लिस्ट बनाओ, और लिस्ट बनानी है जीरो से। जैसे मैं आपको अगर ये बताऊं कि आप बैठ पा रहे हैं, ये एक नेमत है, क्योंकि कुछ ऐसे बच्चे हैं जो बचपन से बैठ ही नहीं पाए, उनकी रीढ़ की हड्डी काम ही नहीं करती है। अगर मैं ये लिखना शुरू कर दूं कि मेरी रीढ़ की हड्डी काम करती है, मैं खड़ा हो पाता हूँ, बैठ पाता हूँ, ये अपने आप एक वरदान है। मैं चल पाता हूँ, ये एक वरदान है। मैं सांस ले पा रहा हूँ, वरदान है। मैं देख पा रहा हूँ, आप चश्मा नहीं लगाते, वरदान है। मेरे हिसाब से तो वरदान है, मैं चश्मा लगाता हूँ हमेशा, कितना बड़ा वरदान है। आपका दिमाग इतना काम करता है कि आप पढ़ा पाते हैं, इसका मतलब आपके जो न्यूरॉन्स दिमाग में हैं, करोड़ों अरबों न्यूरॉन्स हैं, उनके कनेक्शंस इतने स्ट्रांग हैं कि आप इन सब चीज़ों के बीच में कोऑर्डिनेशन कर पा रहे हैं, कितना बड़ा वरदान है। जो नहीं कर पा रहे, जो मेंटल एजाइलम्स में हैं, उनको देखिए। जिनका कोई एक्सीडेंट हो गया उनकी हालत देखिए, जिनको कैंसर हो गया उनकी हालत देखिए। मुझे कैंसर भी नहीं है, 1000 बीमारी हैं जो मुझे नहीं है। जब आप इनकी लिस्ट बनाएंगे, फिर मुझे ये पता है कि मेरी ज़िंदगी में कितना भी दुख हो, अगले 6 महीने कम से कम मेरे घर में खाना बनता रहेगा। ये सुकून अफ्रीका के लोगों से पूछिए, गरीब लोगों से, उनको आज शाम का भरोसा नहीं है। भारत में ही कम से कम 10, 20, 30% लोगों को कल का भरोसा नहीं है। मुझे 6 महीने का भरोसा है। पेरेंट्स तो कहते हैं शर्मा जी के लड़के को देखो। हाँ। मेरे घर में शायद एसी नहीं है, ये मुझे दुख है। जिनके घर में कूलर भी नहीं है उनको देखो एक बार। तो 2 तरीके हैं। पहला, आपके पास क्या क्या है, एक लंबे लिस्ट बनाइए और रोज उसको पढ़िए। सुबह सुबह कृतज्ञता महसूस कीजिए, ग्रेटिट्यूड महसूस कीजिए, प्रकृति के प्रति, समाज के प्रति, भगवान के प्रति, जिसको भी आप मानते हैं उसके प्रति। और ये महसूस करना कि मैं तो बहुत अच्छा हूँ। 800 करोड़ की आबादी में कम से कम 300-400 करोड़ से बेहतर स्थिति में हूँ, ये कितनी बड़ी बात है। तो जब जब समाज परेशान करे कि उसका पीएमटी में हो गया, तेरे दोस्त का आईआईटी में हो गया, तेरा नहीं हुआ, मन को खुश रखना कि भाई मैंने कोशिश पूरी की। कोशिश में कमी नहीं आनी चाहिए, कोशिश करनी है जम के। मैं तैयारी आसमान की और मन की तैयारी पाताल के लिए भी रहे कि भैया सबसे खराब कंडीशन आएगी तो भी हैंडल कर लेंगे। हाँ, कोशिश बेस्ट की करनी है। तो ये बात पेरेंट्स पे भी लागू होती है कि वो ये सोचे कि मेरे बच्चे का अगर कहीं नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, वो सही सलामत है, मेरे पास है, ये सबसे बड़ी चीज़ है, कुछ ना कुछ कर ही लेगा। और क्या, मतलब मेरी राय में जितनी ट्रेनिंग बच्चों को देने की ज़रूरत है उससे ज़्यादा पेरेंट्स को देने की ज़रूरत है। पेरेंट्स की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि वो जो जीवन में खुद नहीं कर पाते वो सारा बच्चे पर थोप देते हैं, बिना ये समझे कि उसका स्वधर्म क्या है, उसकी अपनी नेचर क्या है, स्वभाव क्या है, उसकी रुचि किस में है, उसका एप्टीट्यूड या उसका इंटेलिजेंस का लेवल किस चीज़ के लिए बेहतर है। कुछ कुछ वैसा है कि आप मछली को ज़बरदस्ती पेड़ पे चढ़ाना सिखा रहे हैं और वो पानी उसको दे ही नहीं रहे कि पानी में तैर ले। पेरेंट्स की दिक्कत इसलिए है कि वो बाकी पेरेंट्स से घिरे हुए हैं। पेरेंट्स में जितना कंपटीशन है उतना बच्चों में आपस में नहीं है, पेरेंट्स में ज़्यादा है। इसलिए एक अच्छे पेरेंट को सबसे पहले अपने अंदर ये क्षमता अर्जित करनी होगी कि मैं बाकी पेरेंट्स के दबाव में नहीं आऊँगा। मुझे एक इंग्लिश का चैप्टर याद आ रहा है, शुड विजार्ड हिट द मॉमी। उसमें यही बात कही गई थी, क्या बच्चे को क्या करना चाहिए उसका फैसला वो खुद करे या पेरेंट्स करें? पेरेंट्स एडवाइज़र के रोल में हों, लेकिन अंतिम फैसले बच्चे अपने हिसाब से लें, ज़्यादा ठीक है। या बच्चों की पूरी बातें सुनने समझने के बाद मित्र के रूप में पेरेंट्स उनको हेल्प करें, वहाँ तक ठीक है। पेरेंट होने का मतलब ये भी नहीं कि बच्चे को छोड़ दिया ऐसे ही, मतलब उसके फैसलों में पार्टिसिपेट तो करना ही करना है, लेकिन वो पार्टिसिपेशन इम्पोज करने के लेवल पर ना हो, फैसिलिटेट करने के लेवल पर हो, ये ज़रूरी है। और ऐसा हो तो, वरना क्या होता है कि बच्चे सफ़र होने के बाद भी, जैसे आपने बच्चे को मार मार के बना दिया इंजीनियर, बन भी गया, नौकरी मिल गई, अंदर से खुश नहीं है। कुछ नहीं।
वो ज़िंदगी भर ना तो नौकरी से न्याय कर पाएगा, ना पेरेंट्स के साथ कभी भी उनका वैसा बच्चा बन के जी पाएगा जैसा उसको होना चाहिए, क्योंकि उसको हमेशा मन में लगेगा कि इन्हीं लोगों ने मेरी ज़िंदगी ख़राब की है। और एक अच्छे पेरेंट का पर्पस क्या होना चाहिए? कि उनका बच्चा खुश रहे। बच्चे की खुशी। अगर बच्चे की खुशी से बड़ा कुछ भी है उनके मन में, तो फिर अच्छे पेरेंट होने का जो दावा है छोड़ देना चाहिए। और बच्चे एक उम्र के बाद कुछ ना कुछ कर लेते हैं। और आजकल तो जितने ऑक्यूपेशंस हैं, ऑक्यूपेशनल डाइवर्सिफिकेशन या व्यवसायों का वैविध्य जितना आज है, उतना दुनिया के इतिहास में कभी नहीं हुआ। हर बच्चे के लिए कोई ना कोई रास्ता है, बस वो चिंगारी जब उसके अंदर आएगी, थोड़ा सा आगे बढ़ेगा, कर लेगा। और आपके बहुत दबाव देने से अगर आपको लगता है कि आप बच्चे की ज़िंदगी अच्छी बना देंगे, तो मेरी राय में ऐसा होना मुश्किल है, तो इससे बचना चाहिए। बहुत से लोग होते हैं, स्टूडेंट्स भी होते हैं, स्कूल स्टूडेंट्स भी होते हैं, जो ये दावा करते हैं कि वो बाकियों से बहुत तेज़ हैं, वो 2 दिन पढ़ लेंगे, पास हो जाएंगे, बहुत अच्छे मार्क्स लेंगे। तो एक परसेप्शन भी होता है कि यार लाइफ में शार्प माइंड या फिर बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होना ज़रूरी होता है, या ऐसी कोई चीज़ भी होती है कि किसी का माइंड बहुत ज़्यादा शार्प है और उसको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। इन शॉर्ट अगर मैं आपसे कहूँ, आपके लिए क्या ज़रूरी है, शार्प माइंड, हार्ड वर्क या फिर डिसिप्लिन? देखिए, शार्प माइंड पहली बात तो मेरे चाहने से आएगा नहीं मेरे पास, वो तो जेनेटिक है। रेंज उसकी जेनेटिक है, उसके अंदर आप थोड़ी मेहनत करके ऊपर नीचे कर सकते हैं, जिसको हम IQ बोलते हैं। कुछ फील्ड्स में शार्प माइंड चाहिए। अब बिना शार्प माइंड के मैथमेटिशियन नहीं बन सकते, फिलोसफर नहीं बन सकते, साइंटिस्ट नहीं बन सकते। इनमें से कुछ फील्ड ऐसी है जिसमें बहुत अभ्यास भी नहीं करना पड़ेगा, मतलब बहुत हार्ड वर्क की ज़रूरत भी नहीं है। शायद फिलोसफर बनने में आपको डिसिप्लिन, हार्ड वर्क की उतनी ज़रूरत नहीं है, बस आप शार्प माइंड वाले हैं, जिज्ञासा है, पढ़ रहे हैं। शार्प माइंड हार्ड वर्क को बीट कर देता है, ऐसा कुछ? किसी किसी फील्ड में, बहुत रेयर फील्ड्स में, बहुत रेयर फील्ड में जहाँ बहुत शार्प माइंड विद ए बिट ऑफ क्रिएटिविटी है, शायद वहाँ हार्ड वर्क का उतना मामला नहीं है। जैसे किसी बच्चे ने बहुत शार्प माइंड से एक ऐप बना दी, अच्छी ऐप बना दी, अब वो ज़िंदगी भर उस ऐप से खाता रहेगा, तो वहाँ उसको बहुत हार्ड वर्क की ज़रूरत नहीं है शायद। लेकिन अगर आप टोटलिटी में पूछें तो मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा ज़रूरी डिसिप्लिन है, क्योंकि माइंड शार्प है पर डिसिप्लिन, हार्ड वर्क है नहीं, तो वो शार्प माइंड बेकार खर्च हो जाएगा, किसी काम का नहीं है। डिसिप्लिन अगर है, अच्छा हार्ड वर्क आप कर रहे हैं पर डिसिप्लिन नहीं है, जैसे कई लोग जिम जाते, 3 दिन गए, 3 दिन में इतना जिम कर लिया, उसके बाद हिल नहीं पा रहे, फिर छूट गया। ऐसा हार्ड वर्क जो परसिवियरेंस के साथ नहीं है, डिसिप्लिन के साथ नहीं है, सस्टेन्ड मोटिवेशन के साथ नहीं है, उसकी भी कोई वैल्यू नहीं है। जीवन में सफल होने का सबसे बड़ा मंत्र है परसिवियरेंस, जो डिसिप्लिन के बहुत नज़दीक है। अगर आप डिसिप्लिन के साथ लगातार रोज़ मेहनत कर रहे हैं, तो आपका माइंड जितना भी है उसी माइंड से आप कमाल कर देंगे। और दुनिया में जितने सफल लोग हैं, मेरी राय में उनमें से 80-90% की सफलता का सबसे बड़ा फैक्टर परसिवियरेंस और डिसिप्लिन है। बट ऐसा कहा जाता है कि जो डिसिप्लिन होता है वो कभी क्रिएटिविटी को नहीं आने देता। क्रिएटिविटी आती तब है जब आप परेशान होते हो या आप बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन नहीं होते, ऐसा माना जाता है। ये बात भी ठीक है। रोज़ रात को जो देर से सोते हैं, ऐसे बोलते हैं नाइट आउल होते हैं, वो ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं, नॉन डिसिप्लिन लोग ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं। मैं भी नाइट आउल हूँ। और मैंने डिसिप्लिन का मतलब, अगर हम ये सोचते हैं कि सुबह 4 बजे उठना ही डिसिप्लिन है, तो ये परसेप्शन का अंतर है। मैं रोज़ रात को 2:30-3 बजे सोता हूँ, और ये पिछले कम से कम 15 साल से है। सीरियसली? हाँ, तो मैं इसको डिसिप्लिन मानता हूँ। मेरा एक रूटीन है, मैं उस रूटीन को फॉलो करता हूँ। हो सकता है कि सुबह उठने का रूटीन ज़्यादा अच्छा होता हो, मैंने कई लोगों से सुना है ऐसा होता होगा। मैं अपने रूटीन से फ़िलहाल संतुष्ट हूँ। तो सर मॉर्निंग में कब उठते हो आप? 9 बजे के आसपास, 9:30 बजे के आसपास। संडे वनडे हो तो थोड़ा और लेट उठ जाता हूँ, लेकिन आमतौर पर 9 के आसपास उठता हूँ, और मुझे इससे आज तक कोई दिक्कत नहीं हुई। मैं अपनी उम्र के हिसाब से, हेल्थ के पैरामीटर्स पे, अपनी उम्र के किसी भी व्यक्ति की तुलना में ठीक चल रहा हूँ, मतलब खराब नहीं चल रहा हूँ, कम से कम बराबर चल रहा हूँ। तो डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं है कि सुबह 4 बजे उठना है। किसी किसी के लिए वो मतलब हो सकता है। मेरे फादर हैं, सुबह 4 बजे उठते हैं रोज़, उनके लिए डिसिप्लिन का वो मतलब है, वो अपने उस रूटीन में खुश रहते हैं। डिसिप्लिन का मतलब ये है कि आपने अपने लिए जो सपना देखा है, उस सपने के लिए आप निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। आपने जो काम चुना है, उस काम के लिए बराबर मेहनत कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर मैंने टीचर होना चुना है और उसके लिए मुझे क्लासेस लेनी है, तो मैं जैसे अभी पिछले 1-2 महीने में मैंने रोज़ 8 घंटे क्लासेस ली हैं।
और वो भी 4 घंटे की एक क्लास, फिर आधा घंटा ब्रेक, फिर 4 घंटे की एक क्लास ली है। अब वो काम चुना है तो करना ही है, उसमें कहाँ कोई ऑप्शन है। अगर मैंने चुना हुआ है कि मुझे पढ़ना है, मेरी सबसे गहरी इच्छा पढ़ने की होती है, मेरे जीवन में कुछ भी हो जाए 99% डेज पर मैं रात को कम से कम 1.5-2 घंटे पढ़ता ज़रूर हूँ, कुछ भी पढ़ूँ पढ़ता ज़रूर हूँ। ये डिसिप्लिन कि मुझे पढ़ना ही है, बेशक वो मेरे डायरेक्ट काम आएगा नहीं आएगा वो बहुत दूर की बात होती है, लेकिन एक डिसिप्लिन अगर मेरे पास है तो ठीक है। भोजन का डिसिप्लिन है, मतलब कभी कभी लालच होगा, पार्टी में जाएंगे खा लेंगे, लेकिन आपने कुल मिला के एक डिसिप्लिन लाइफस्टाइल रखा हुआ है तो आप दूर तक चलेंगे, बेहतर चलेंगे। उपनिषदों में कथन आता है तेन त्यक्तेन भुंजीथा, जिसका मतलब है जो त्याग करेंगे वही भोग कर पाएंगे। अगर आप लगातार खाते रहेंगे तो कुछ ही समय खा पाएंगे, डायबिटीज हो जाएगा, कुछ ना कुछ और हो जाएगा, खत्म हो जाएगी। कंट्रोल में खाएंगे तो दूर तक खा पाएंगे। और ये डिसिप्लिन डिसिप्लिन केवल उठने सोने का नहीं, हर चीज़ का डिसिप्लिन, एक रूटीन अगर आप फॉलो करते हैं, हैबिट्स में चीज़ें अगर आ गई हैं तो आप सफल हो जाएंगे, देर सवेर हो ही जाएंगे। अगर हैबिट्स में नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है, बहुत रैंडम आर्बिट्ररी लाइफस्टाइल है, तो दिक्कत आएगी, गंभीर दिक्कत आएगी। सर हम सभी की लाइफ में फेलियर ज़रूर आता है, हम सब ने देखा होता है कभी ना कभी किसी न किसी स्टेज पे। अगर मैं एक स्टूडेंट की बात करूं तो अगर कोई स्टूडेंट किसी एग्ज़ाम को दे रहा है, नीट की प्रिपरेशन कर रहा है, उसने एग्ज़ाम दिया उसका नहीं हुआ, या वो स्कूल में है वो 9th क्लास में फ़ेल हो गया, अब वो जब उसके पास उसके ऊपर ये दौर आता है, ये वक्त आता है, तो उस टाइम वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड भी होता है। वो सोचता है यार सब छोड़ ही देता हूँ, अब इस लाइन को ही छोड़ देता हूँ, मैं अपने आप को काउंट ही नहीं कराता, और वो बिल्कुल ऑफ ट्रैक हो जाता है। ऐसे पॉइंट पे जब आपने कोई अटेम्प्ट दिया और आप फेल हुए, अब दोबारा आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तो क्या चीज़ माइंड में होनी चाहिए उस वक्त प्रिपरेशन करने की, ताकि आगे अपनी लाइफ को सक्सेसफुल बनाया जा सके, उस एग्ज़ाम को, पर्टिकुलर एग्ज़ाम को क्रैक किया जा सके। मतलब फेलियर को फेलियर नहीं समझना चाहिए। पहली बात तो ये है कि जब भी आप फेल होते हैं आप कई चीज़ सीखते हैं उसमें। जैसे एडिसन के बारे में कहते हैं कि जब उसने 1000 बार बल्ब का प्रयोग किया और फेल होता गया और बाद में सफल हुआ, तो उसने बड़ी अच्छी बात कही कि मैं 1000 बार फेल नहीं हुआ, मैंने 1000 बार ये समझा कि इस तरीके से बल्ब नहीं बनेगा। बल्ब नहीं बनेगा, एग्जैक्टली। तो हर फेलियर अगर आप ठीक से सीखें तो बहुत कुछ सिखा के जाता है। सवाल है कि आप सीख रहे हैं या सिर्फ फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं उससे, सिर्फ बेचैन हो रहे हैं, छटपटा रहे हैं। मेरी राय में फेलियर से सीखना चाहिए। कभी कभी तो ये सीखना चाहिए कि हम क्यों फेल हुए, पर कभी कभी एक मोटिवेशन आना चाहिए कि अच्छा मैं फेल हो गया, अब दिखाता हूँ। ये भी तो एक मोटिवेशन होता है। जिस फिल्म का जिक्र अभी मैंने किया 12th फेल का, उस फिल्म की कहानी इसी थीम पे है। एक बच्चा 12वीं क्लास में फेल हो गया है और फिर उसे जिद ठान ली, जुनून ठान लिया और आईपीएस बन गया और देश के सबसे अच्छे आईपीएस ऑफिसर्स में है। अब इंटरेस्टिंग बात है, ऐसे हजारों लाखों, लाखों तो नहीं हजारों ऐसे आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स हैं जो थ्रू आउट टॉपर्स रहे, पर फिल्म किसके बारे में बनी? जो 12वीं में फेल हुआ फिर आईपीएस बना। अगर जिंदगी में कभी आप फेल हो जाएं तो ये मान के चलिए कि आपकी सफलता की दहाड़ और बड़ी होने वाली है, क्योंकि जो लगातार सफल हो रहे हैं उन पर तो एक्सपेक्टेशन है हो ही जाएगा सफल, लेकिन आपसे उम्मीद ही नहीं थी, आपने कोई झंडा गाड़ दिया, उसकी वैल्यू ही अलग है। तो फेलियर सबकी ज़िंदगी में आते हैं, बिना तनाव लिए, जो हो गया बात ख़त्म करो, जो बीत गई सो बात गई, आगे नया चैप्टर है, नए चैप्टर की शुरुआत। टीचर्स के लिए और गार्जियंस के लिए भी एक मैसेज है कि अगर आपका बच्चा बहुत अच्छा नहीं है, एवरेज स्टूडेंट है, लेकिन उसने अगर 10% मार्क्स भी ज़्यादा गेन किए, स्कोर किए, तो आप उसको अप्रिशिएट करो, क्योंकि वो टॉपर नहीं था, एकदम उसने जितना भी प्रोग्रेस किया वो ज़्यादा ही के लिए किया। अच्छा सर, अगर आप एक अटेम्प्ट फेल हो जाते हो, अब प्रेशर आता है, फ्रस्ट्रेशन होती है, अपने कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है, तो क्या उस वक्त अपनी प्लानिंग में, अपनी स्ट्रैटेजी में भी कुछ चेंज करना चाहिए? जहाँ बैठ के पढ़ रहे हो वो चेंज कर दो, अपना मटेरियल चेंज करो। सबसे पहले एक मेंटोर ढूंढना चाहिए ऐसे मामले में, और मेंटोर आपका दोस्त भी हो सकता है। कोई ऐसा व्यक्ति आपके आसपास जिसपे 2 गुण हो, एक उस परीक्षा के बारे में वो आपसे बेहतर जानता हो, दूसरा दिल का इतना साफ हो कि आपको ठीक बात बताने को तैयार हो और आपके राज को राज रखने को तैयार हो, ढिंढोरा ना पीटे कि ये तो फेल हो जाता है मेरे पास आता है। कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति आसपास मिल जाएगा, वरना आपका टीचर हो सकता है, पेरेंट्स हो सकते हैं, कोई रिश्तेदार भी हो सकता है।
किसी ऐसे व्यक्ति से सलाह ज़रूर लेनी चाहिए। इससे क्या होता है, कई बार हम लगातार अटेम्प्ट्स लेते रहते हैं और हमें हल्की सी गाइडेंस अगर मिल जाए तो हमारी पूरी एनर्जी सही चैनलाइज हो जाती है। मैंने ऐसा कई बार देखा है। अभी कल परसों ही बल्कि मैं किसी से बात कर रहा था, किसी क्षेत्र के अनुभवी व्यक्ति से बात चल रही थी। उसने बात करते करते एक दो ऐसी बातें बताई, मुझे लगता है कि अगर मैं खुद उनको ढूंढता तो शायद 3-4 साल के बाद जाके वहां तक पहुंचता। वो उस व्यक्ति ने हंसी मजाक में बता दी। तो हो सकता है कि आपका कोई टीचर या कोई मेंटोर कोई ऐसी छोटी सी बात आपको बताए और आपका रास्ता एकदम खुल जाए। वो तरीका ज़्यादा अच्छा है। और पेरेंट्स को विशेष रूप से मैं कहूँगा कि अगर बच्चा कभी फेल हो जाए, उसको मोटिवेट करें, परेशान ना करें, क्योंकि सबसे ज़रूरी है कि बच्चा है, उसके बाद है कि बच्चा सफल हुआ। जितना स्ट्रेस बच्चों पर है, ऐसा ना हो कि आपके दबाव से बच्चा गलत कदम उठा ले। सर एक शेर है, जहाँ जाएगा अपनी रोशनी फैलाएगा, किसी चिराग का अपना मकान नहीं होता। एकदम ठीक बात। ये शेर मुझे लगता है किसी टीचर के लिए बहुत सही बैठता है। लेकिन आजकल क्या है, हम भी देख रहे हैं, आप भी देखते हो कि टीचर्स से ज़्यादा ट्यूटर्स हो चुके हैं, प्राइवेट ट्यूटर्स, जो कि ऑनलाइन भी पढ़ा रहे हैं, ऑफलाइन भी पढ़ा रहे हैं। अब वो इतना पढ़ लिख कर एज अ ट्यूटर अपना करियर परस्यू करते हैं। तो क्या ये करियर, या बच्चे बहुत देख के खुश होते हैं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं कि यार फैसिनेट होते हैं कि ये भी एक करियर ऑप्शन हो सकता है मेरा, तो क्या ये एक सही डायरेक्शन है कि नहीं? भारत की स्थिति को अगर देखें, हमारे देश में जितने ज़्यादा बच्चे हैं उन सबको पढ़ना है। सरकार एजुकेशन पे सीरियस होती हुई लगातार नज़र आ रही है। तो सीधी सी बात है कि टीचर्स का करियर तो एक सेफ और अच्छा करियर है ही। तो वन ऑफ द सेफेस्ट करियर्स के रूप में टीचिंग को देखा जाना चाहिए। दूसरा, हमारे समाज में टीचर का सम्मान थोड़ा कम है, ये शर्मिंदगी की बात है। थैंकलेस जॉब है। नहीं, विकसित देशों में आप देखेंगे टीचर्स का बड़ा सम्मान बहुत है। सम्मान है। अच्छा वेतन, अच्छा सम्मान, सब कुछ है, क्योंकि वो इस रूप में देखते हैं कि ये टीचर समाज की नई पीढ़ी को बनाने वाला व्यक्ति है, तैयार कर रहे हैं। हमारे समाज में ऐसा परसेप्शन नहीं है। उसमें टीचर्स की भूमिका भी कम नहीं है। उन्होंने भी, जो विशेष रूप से सरकारी टीचिंग की दुनिया में है, ऐसा परसेप्शन बना दिया, अपने निकम्मेपन से परसेप्शन बनाया है बहुत बना लोगों ने। कुछ लोग शानदार काम करते हैं, बहुत लोग काम नहीं करते हैं, तो उससे परसेप्शन बन गया ऐसा। तो जिम्मेदारी केवल समाज के थोड़ा ना है, उस प्रोफेशन के व्यक्तियों की भी है। अब क्या हुआ है, सोशल मीडिया के आने से एक नई चीज जो घटी है, जो आपके साथ हुई, जो संयोग से मेरे साथ भी हुई। पहली बार टीचर्स को समाज ने एक सम्मानित व्यक्ति के रूप में देखना शुरू किया। मैंने पहले भी होता था, लेकिन बहुत कम लोगों को। डॉक्टर राधाकृष्णन हैं, कोई महान टीचर है, उसके बारे में बात चल रही है। नंबर्स कम थे, वो बहुत कम, रेयरली, अब और लोग ज्यादा उनको सीधे जानते नहीं थे। एक्सेसिबिलिटी भी नहीं थी। डॉक्टर राधाकृष्णन यूनिवर्सिटी में क्या पढ़ा रहे हैं वो आम आदमी नहीं देख सकता। नहीं देख सकता, एग्जैक्टली। आज आप अपने चैनल पे क्या पढ़ा रहे हैं या मैं अपनी क्लास में क्या पढ़ा रहा हूँ, ये गांव-गांव का बच्चा, उसके पेरेंट्स खुद देख सकते हैं। उनको रियलाइज होता है कि टीचिंग कितनी शानदार चीज़ है, सामाजिक सम्मान कितना ज़्यादा है। और जिस भी फील्ड को सफल करना हो, दो ही तरीके हैं, उसमें वेतन ज़्यादा हो, सामाजिक सम्मान ज़्यादा हो। टीचर्स को सामाजिक सम्मान पहली बार ठीक से मिलना शुरू हुआ पिछले कुछ सालों में। वेतन हमेशा से ठीक रहा है सरकार में, प्राइवेट में मुझे नहीं पता कितना फॉलो होता है। लेकिन अब क्या हो रहा है कि मध्य वर्ग बढ़ रहा है। हर व्यक्ति के अंदर ये भूख है, गरीब में, मध्यम वर्गीय व्यक्ति में, कि वो अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए तपस्या करने को तैयार है। अब समाज ने मान लिया है कि पढ़ाई एक खर्चा नहीं, एक इन्वेस्टमेंट है, निवेश है। तो पेरेंट्स अपना पेट काट के ही बच्चों को पढ़ाने के लिए बेकरार हैं। अच्छे इंस्टीट्यूशंस कम हैं, बनने के प्रोसेस में है। तो अगले 10, 20, 50 साल का समय टीचर्स के लिए और एजुकेशनल एंटरप्रेन्योर्स के लिए, ऐसे लोगों की बहुत ज़रूरत है। मैं तो आपसे भी कहूँगा कि क्यों नहीं आप एक बढ़िया स्कूल शुरू करें, एक बढ़िया कॉलेज शुरू करें, एक ऐसा ड्रीम स्कूल जो आप देखते हो, जहाँ बच्चों को वैसी पढ़ाई मिले जैसी आप देना चाहते हैं। आज सबसे ज़रूरी है लोगों का एजुकेशनल वेंचर्स में जाना, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी शुरू करना। उसके बिना देश की सोशल प्रोग्रेस नहीं हो सकती। और आजकल तो नॉलेज इकॉनमी है, यूनिवर्सिटी के रास्ते से ही इकॉनमी भी बढ़ेगी। पहले तो ये था कि सोशल प्रोग्रेस के लिए पढ़ाई ज़रूरी है, अब तो नॉलेज इकॉनमी का दौर है, तो अब तो फिनेंशियल इकोनॉमिक प्रोग्रेस के लिए भी नॉलेज की ज़रूरत है। तो आज के समाज में जो लोग नॉलेज सेक्टर में काम करेंगे वो सबसे ज़्यादा योगदान समाज को देंगे, ये तो तय है। और इसलिए लोग टीचर बनना चाह रहे हैं, तो ये अच्छा संकेत है, शुभ संकेत है।
बिल्कुल सर, आपके मार्गदर्शन में ज़रूर एक स्कूल की शुरुआत करने की कोशिश करेंगे। हमेशा से एक टीचर का मुझे लगता है ये सपना ज़रूर होता है कि वो अपने हिसाब की एक टीचिंग मेथोडोलॉजी जो होती है ना, कि हाँ इस तरह से टीचिंग होनी चाहिए, वो सोचता है कि ऐसा कुछ क्रिएट किया जाए जहाँ इस तरह से पढ़ाया जाए, बच्चों को ऐसे समझाया जाए। वही मेरे माइंड में भी है, मेरे मन में भी है, और उम्मीद है कि आने वाले कुछ सालों में ऐसा कुछ ज़रूर करेंगे। अच्छा सर, अभी बहुत सारे बच्चे जिनको जो जो गांव से आते हैं, ख़ास तौर से मैं नाम भी लूँगा, बिहार से आते हैं, यूपी से आते हैं, वो हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स होते हैं। और जहाँ तक आपकी बात है, आप भी हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से आते हैं, लेकिन आपकी हिंदी शानदार है, वाकई बहुत शानदार हिंदी है, लेकिन साथ साथ आपकी इंग्लिश भी बहुत अच्छी है। सो आप कैसे फ़ील करा आपने इंग्लिश को बोलना, कैसे सीखना शुरू किया, कैसे आप गाइड करना चाहोगे उन स्टूडेंट्स को जो हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से आते हैं, फैमिली में कोई इंग्लिश नहीं बोलता, फ्रेंड्स भी नहीं बोलते, प्रैक्टिस के लिए भी कोई नहीं है, तो उनके लिए आपका क्या मैसेज है? मैं 9वीं क्लास तक अंग्रेजी में हर साल फेल होता था, ओह सीरियसली? एनुअल एग्ज़ाम छोड़ के, क्योंकि मैं मजाक में कहता हूँ मेरी माँ उसी स्कूल में टीचर थी जहाँ मैं पढ़ता था, तो मुझे लगता है कि शायद उनके सम्मान की वजह से मुझे पास कर देते होंगे स्कूल के लोग। 10th क्लास में, क्योंकि बोर्ड था और ये पूरे परिवार को अच्छे से पता था कि मैं फेल होने वाला हूँ 10th क्लास में इंग्लिश में, संयोग से 10th क्लास में एक टीचर मिले। मैंने ललन टॉप के इंटरव्यू में उनका जिक्र किया था, उनका नाम श्री अजीत कुमार था। मुझे पहली बार उन्होंने अंग्रेजी समझाई, उसके पहले सब लोग रटवा रहे थे अंग्रेजी, कि एक चैप्टर क्लास में पढ़ाया, उसके आंसर लिखवाए, कल रट के आने हैं, हम रट के जाएंगे, लिख के दिखाएंगे, रोज ये प्रोसेस, रटो 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 रटो, नहीं तो मुर्गा बनो। 10वीं क्लास में पहली बार समझ में आया कि टेंस क्या होता है, कैसे सेंटेंस बनता है, कि अंग्रेजी भी एक भाषा है और आपको हिंदी ठीक से आती है, आप अंग्रेजी में शिफ्ट कर सकते हो। और मैं बहुत इंटरेस्टिंग वाक़या मेरे जीवन का ये है कि 10th क्लास की शुरुआत में अनुमान था कि मेरी अंग्रेजी में मैं फेल हो जाऊंगा, बाकी सब में मेरी मेरिट आएगी, डिस्टिंक्शन आएगी, 75 प्लस मार्क्स आएंगे। तब 75 बहुत बड़ी बात होती थी उस ज़माने में। और मेरी 10th की मार्कशीट अगर आप देखेंगे, मेरी सिर्फ अंग्रेजी में डिस्टिंक्शन है, किसी और विषय में नहीं है। वो टर्निंग पॉइंट था, वहाँ मुझे समझ में आया कि अंग्रेजी एक भाषा है, टेंसेज होते मैं हैं। कर सकता हूँ, वो हाँ, फील आया समझ कि में ऐसा आया। कुछ नहीं है, हुआ क्रिएट है। और 11th क्लास में मैंने इंग्लिश मीडियम ले लिया उसके बाद। वाह, मैं इंग्लिश मीडियम से 11वीं 12वीं, ग्रेजुएशन मेरा हिस्ट्री ऑनर्स इंग्लिश मीडियम से है, तो मेरी दोनों भाषाओं पे लगभग समान पकड़ है। हालांकि हिंदी, क्योंकि मेरा अभ्यास ज़्यादा है, मेरे दोनों पेरेंट्स हिंदी भाषा और साहित्य के अध्यापक रहे हैं, तो वो निश्चित रूप से ज़्यादा अच्छी पकड़ मेरी हिंदी में है। लेकिन अंग्रेजी भी मेरे ठीक है, मेरा मीडियम ऑफ एग्ज़ाम वो रहा है, यूपीएससी में नहीं, लेकिन बाकी एग्जाम्स में रहा है। तो मेरे ख्याल से अंग्रेजी सीखना बहुत ही आसान बात है, कोई भी भाषा सीखना आसान बात है, थोड़ा अभ्यास करना पड़ता है। सबसे अच्छा तरीका है कि 2-4 दोस्त अगर मिलकर कोशिश करें। और देखिए, सबसे अच्छा तरीका भाषा सीखने का है कि एक ऐसे माहौल में होना जहाँ आप उस भाषा को बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, बिना ये जाने कि टेंस क्या होते हैं, आप टेंस यूज़ करने लगते हैं। जैसे हमारे घरों में होता है, 2-2.5 साल का बच्चा भाषा बोलने लग जाता है, उसे ना संज्ञा पता है, ना सर्वनाम पता है, ना विशेषण पता है, उसे वर्ब भी नहीं पता, उसे हेल्पिंग वर्ब भी नहीं पता, कुछ नहीं पता, पर वो सबका इस्तेमाल कर रहा है। ठीक वैसे ही कि क्रिकेट में जो बॉल स्पिन करता है, उसे बर्नौली का सिद्धांत नहीं पता, पर वो उसे यूज़ कर रहा है। लैंग्वेज वो चीज़ है कि आप लैंग्वेज के सिद्धांतों को जाने बिना केवल सुन सुन के बोल बोल के सीख जाते हैं। तो एक तो तरीका वो है, अगर आप ऐसे माहौल में हैं जहाँ आसपास सब लोग वो भाषा बोल रहे हैं, वैसे ही सीख जाएंगे, कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं। जैसे हम देखते हैं कि कोई ऑटो ड्राइवर्स होते हैं, हाँ, तो वो जहाँ टूरिस्ट आ रहे होते हैं, फॉरेनर्स, तो वो आराम से उनके साथ बात कर पाते हैं। पर क्योंकि हिंदी बेल्ट के बच्चों को वैसा माहौल नहीं मिलता है, गाँव में ऐसे लोग कैसे मिले जो अंग्रेजी बोलेंगे, तो उनका रास्ता है व्याकरण के माध्यम से सीखना। और मेरे ख्याल से आप केवल इतना करें कि 12 टेंस हैं, उनको थोड़ा सीख लें, हर एक टेंस के 100 150 वाक्यों को ट्रांसलेट करने का अभ्यास कर लें। 50% काम लायक अंग्रेजी आपकी उसी में हो जाती है। उसके बाद धीरे धीरे अभ्यास करते करते चंपक जैसी मैगजीन से शुरू कीजिए, बहुत आसान किसी मैगजीन से शुरू कीजिए, पढ़ते जाइए, जहाँ कुछ लगे ये चीज़ मुझे नहीं आती थी उसको नोट करते जाइए। 3 से 6 महीने मेरे ख्याल से काफ़ी होते हैं किसी भाषा को ठीक ठाक स्तर तक समझने के लिए। और मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ कि मैंने क्योंकि अंग्रेजी को सीखा 10वीं क्लास में, और बहुत ही आसान चीज़ है। अगर आपकी एक भाषा अच्छी है तो एक भाषा से दूसरी भाषा में पुल बनाना बहुत आसान काम होता है, मुश्किल नहीं होता है।
अच्छा, बहुत से लोगों का ये परसेप्शन बना हुआ है कि जो इंग्लिश बोलने वाले हैं उनका जो स्टेटस है वो हाई है, स्टेटस सिंबल बना रखा है, और वो दूसरों को इन्फीरियर समझना, ये जो इंग्लिश का कॉम्प्लेक्स है उसको फेस कैसे करें? बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि इंग्लैंड और अमेरिका में अंग्रेजी नहीं आने में शर्म नहीं करनी पड़ती है। वहाँ कोई आपसे ज़रा भी इस भाव से बात नहीं करता कि आपको इंग्लिश नहीं आती है, इट्स जस्ट अ क्योंकि वो उसको लैंग्वेज। एक भाषा समझते इट्स हैं। जस्ट अ वो लैंग्वेज। भाषा है, बात खत्म हो गई। हम क्योंकि अंग्रेज़ों के पराधीन रहे 200 साल तक। कॉलोनियल टाइम में बनाया गया था, पढ़ाना जब शुरू किया कि जो अच्छी इंग्लिश बोल रहे हैं वो हाई स्टेटस एलिट, लोग हैं, हाँ। एलीट क्लास बना दी गई। और भाषा का एलिटिज्म दुनिया के हर देश में हर दौर में रहता है। जिस दौर में संस्कृत एलिट भाषा थी और आम लोग प्राकृत या ब्रज भाषा खड़ी बोली बोलते थे, तब कबीरदास ने खड़े होकर बोला कि संस्कृत है कूप जल भाखा बहता नीर, कि संस्कृत कुएं का पानी है और जो आम भाषा है बहता हुआ पानी है। बहुत कॉन्फिडेंस चाहिए एक एलीट लैंग्वेज के सामने। आम आदमी की भाषा को खुल के स्वीकार करने के लिए बहुत साहस चाहिए। फिर ये फारसी के साथ हो गया कि जो फारसी बोलता है वो बड़ा आदमी है, जो हिंदुस्तानी बोलता है, हिंदी बोलता है, वो छोटा आदमी है। उर्दू में फारसी से ज़्यादा हुआ, फिर उर्दू के साथ हुआ। अब जब अंग्रेज़ हावी हो गए तो अंग्रेज़ी एलीट लैंग्वेज बन गई। अंग्रेज़ों के जाने के बाद समय ज़्यादा नहीं हुआ है, संयोग से इंग्लिश ग्लोबल लैंग्वेज बन गई है। अब इंटरेस्टिंग बात है, ये चाइना में नहीं दिखेगा, जर्मनी में नहीं दिखेगा, फ्रांस में नहीं दिखेगा। वहाँ के लोग इंग्लिश नहीं जानते आमतौर पे, उन्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, रत्ती भर फ़र्क नहीं पड़ता। पर हमारा वो कॉलोनियल माइंडसेट खत्म नहीं होता है। हमें लगता है कि अंग्रेज़ी नहीं आती तो बहुत दिक्कत है। ये बात सही है कि अंग्रेज़ी आने से जीवन थोड़ा आसान होता है, स्पेशली अगर आपको एकेडमिक्स में जाना है तो ऊंचे स्तर की किताबें ज़्यादा इंग्लिश में मिलती हैं। गूगल पे रिसर्च बुक्स आपको, जर्नल्स आपको इंग्लिश में ज़्यादा मिलते हैं। साइंटिस्ट बनना है तो इंग्लिश आपको हेल्प करती है। जुडिशरी में जाना है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जो कार्यवाही इंग्लिश में होती हैं तो वो आपको हेल्प करता है, ठीक बात है। लेकिन 5% नौकरियां छोड़ दें दुनिया की, 95% ऐसी हैं जिसमें आप अच्छी हिंदी से बढ़िया काम चला सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि हिंदी बाजार की भाषा है, आम आदमी की भाषा है। आम आदमी कंज्यूमर आज की भाषा में है। कंज्यूमर की भाषा में आपको उतरना ही पड़ेगा, वरना आप उसके साथ कनेक्ट कर नहीं पाएंगे, कनेक्टिविटी नहीं बचेगी, कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। मुझे ऐसा लगता था कि अंग्रेजी माध्यम के लोग बड़ी अंग्रेजी बोलते होंगे। हमने भी अंग्रेजी माध्यम जब शुरू किया 2 साल पहले करोल बाग में, जब मैं पहली क्लास से नहीं गया, मैंने लगभग क्लास की शुरुआत अंग्रेजी में की काफ़ी देर तक। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, हिंदी बेल्ट के अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थियों में से कम 99% वो हैं जो क्लास में चाहती हैं कि उनको हिंदी में समझाया जाए, इंग्लिश में लिखवाया जाए। कनेक्ट नहीं हो पाता। हाँ, वो कॉग्निटिव लैंग्वेज इंग्लिश है, नोट्स बनाएंगे उसमें, लिखेंगे उसमें, पर जब समझने की बात आएगी, क्योंकि हंसी मजाक तो हिंदी में हो पाएगा, फील नहीं आता है ना। अंग्रेजी में हंसी मजाक करने में भी क्या होगा कि 10 में से 1 या 2 समझेंगे, बाकी लोग उतना एंजॉय नहीं कर पाएंगे। टीचर भी शायद नहीं कर पाएगा मजाक, क्योंकि उसकी भाषा भी हिंदी रही है बचपन से। हंसी मजाक, जो मुहावरे हैं, जो फिल्मों के एग्जाम्पल आएंगे, जो गानों के एग्जाम्पल आएंगे, वो तो अपनी भाषा में आएंगे। और वो हंसी मजाक करते हुए समझाना, फिर अंग्रेजी में उस बात को लिखवा देना टर्म्स, वो सबसे अच्छा तरीका होता है। मैं भी एक स्कूल में गया हुआ था कुछ दिन पहले, जो घोर अंग्रेजी माध्यम का एक स्कूल है। किसी वजह से गया था वहाँ, बच्चे मुझे नहीं जानते थे, तो मैं वहाँ एक पॉइंट पे खड़ा हुआ था, ऐसे ही ऑब्जर्व कर रहा था बच्चों का बिहेवियर। अजीब सी बात है, पर मुझे बड़ी खुशी हुई एक बात से कि वहाँ 11वीं 12वीं के बच्चे आपस में हिंदी में गालियाँ दे रहे थे एक दूसरे को। तो गाली देना अजीब सी बात लगती है। हालांकि मैं मानता हूँ कि गाली देना उस उम्र के बच्चों में एक स्वभाव है, उसके लिए बहुत परेशान नहीं होना चाहिए। और मैं खुश था कि वो गाली हिंदी में दे रहे थे। घोर अंग्रेजी माध्यम के स्कूल के बच्चे भी गाली हिंदी में दे रहे हैं, इसका मतलब है कि अपनी भाषा पकड़ रखी है। जब उनको बहुत गहरी कुछ बात कहनी होती है, भावनाओं से भरी बात कहनी होती है, तो उनको हिंदी में ज़्यादा सुकून मिलता है। तो मैं इस बात से बहुत खुश था कि चलो, इतने अंग्रेज होने के बाद भी ये अपनी भाषा में, जब इमोशंस को एक्सप्रेस करना होता है, गाली एक तरह का इमोशनल एक्सप्रेशन भी होता है, तो वहाँ वो हिंदी बोल रहे हैं। और जब वो आपस में खूब गुत्थम गुत्था हैं तो हिंदी में ही सारी बात चल रही है। तो ठीक है, आप अंग्रेजी कॉग्निटिव लैंग्वेज के तौर पर इस्तेमाल कीजिए, क्या दिक्कत है। लेकिन भाषा होती है माँ, और दूसरे की माँ कितनी भी स्मार्ट हो, अपनी माँ का सौदा नहीं किया जाता। माँ को तो माँ मानना पड़ता है।
मौसी अच्छी है, सुंदर है, बढ़िया है, मौसी का सम्मान कीजिए, लेकिन माँ छोड़ के थोड़ा। तो मैं तो बोलता हूँ हिंदी मेरी माँ है, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ ये सब मेरी मौसियाँ हैं, और अंग्रेजी दूर की मौसी है, दूर 7 की समंदर मौसी। पार की मौसी है। सबसे प्यार करो, सबका सम्मान करो, पर अपनी अपनी भाषा को कैसे छोड़ दें। हिंदी समाज की गहरी दिक्कत ये है कि जितना सम्मान बांग्ला समाज अपनी भाषा का करता है, तमिल समाज करता है, तेलुगु समाज करता है, कन्नड़ मराठी समाज करता है, गुजराती समाज करता है, उतना सम्मान हिंदी भाषा के लोग अपनी भाषा का नहीं कर पाते। और इस पर डॉक्टर रामविलास शर्मा नाम के एक विचारक ने बड़ा अच्छा लिखा भी है। वो इसको भाषाई जातीयता कहते हैं, कि भाषा एक एथनिसिटी होती है। भाषा के नाम पर कितने लोग कनेक्ट फील करते हैं, उस मामले में हिंदी समाज थोड़ा कमज़ोर समाज है। मैं भी एक समय तक इस दबाव में रहा हूँ कि अंग्रेज़ी बहुत ताकतवर भाषा है। अब मैं लगभग इससे मुक्त हूँ। अब मैं लगभग किसी भी मंच पर बहुत सहज भाव से हिंदी न केवल बोल सकता हूँ, बल्कि ये साबित कर सकता हूँ कि हिंदी बोलना अंग्रेज़ी बोलने से बेहतर है। हाँ, जहाँ अंग्रेज़ी बोलना ज़रूरी है वहाँ अंग्रेज़ी बोलूँगा। मैं अंग्रेज़ी में पढ़ाता हूँ और मुझे 3 घंटे लगातार अंग्रेज़ी बोलने में दिक्कत नहीं होती है। मुझे रत्ती भर समस्या उसमें नहीं होती है, सहज लगता है। मेरी बात से लोग एग्री करेंगे कि जब आप हिंदी बोल रहे होते हैं तो लोगों को ना ऐसा लगता है कि हिंदी से अच्छी कोई और लैंग्वेज हो ही नहीं सकती। उनके कानों को जो सुख मिल रहा होता है वो डिफाइन नहीं किया जा सकता। मेरी अंग्रेज़ी इतनी अच्छी नहीं है, पर मैं अंग्रेज़ी 3 घंटे 4 घंटे आराम से बोल लेता हूँ, बिना उसमें हिंदी का एक भी शब्द लाए मैं बोल सकता हूँ, दिक्कत नहीं है। लेकिन आत्मा को सुकून नहीं मिलता, वो सुकून मिलता है हिंदी बोलने में। फील नहीं आता। हाँ। टीचर जितने भी पढ़ा रहे हैं, चाहे वो ऑफलाइन है या ऑनलाइन है, आप एज ए मेंटोर अगर आपसे पूछा जाए कि आपको लगता है कि क्या उनको अपने अंदर कुछ चेंजेस करने चाहिए, कुछ और इम्प्रूवमेंट वो कर सकते हैं जिससे स्टूडेंट को और ज़्यादा फ़ायदा हो, वो बेटर मैनर में चीज़ों को सीख पाए? मतलब एक तो मैं सभी टीचर्स को जानता नहीं हूँ, मैंने बहुत ज़्यादा देखा नहीं है। दूसरा, मैं बिना बात के ऐसा हीरो नहीं बनना चाहता कि मैं टीचर्स को बताऊंगा कि अब तक मुझ में कुछ कमियां हों, वो लोग बता बट सकें। वो खुश होंगे जान के अगर आपसे फीडबैक मिलेगा। मतलब मैं एक बात कहूँगा कि सोशल मीडिया आने के बाद से टीचर्स की भूमिका में एक चेंज आया है, आना चाहिए। मैं भी अपने अंदर वो चेंज ला रहा हूँ, गंभीरता से ला रहा हूँ। पहले हमारी बातें क्लासरूम के अंदर महदूद रहती थी कि मैंने कोई मजाक किया, बच्चे हंसे, बात खत्म हो गई। अब मेरी कौन सी बात कहाँ कहाँ तक जाएगी मुझे नहीं पता, और क्योंकि मैं टीचर हूँ, आप टीचर हैं, तो बच्चों में उतना विवेक कई बार नहीं होता कि वो निरीक्षीर विवेक हो, कि वो अलग कर पाए कि इतना सीखना है, इतना नहीं सीखना है। वो पूरे पैकेज के तौर पे टीचर की बात को लेते हैं, प्रभावित होते हैं। तो टीचिंग केवल मैथ्स या इंग्लिश पढ़ाना नहीं है, या मैं संविधान पढ़ाऊँ जैसे संविधान पढ़ाना नहीं है। उस टीचिंग के साथ साथ उस व्यक्ति को जिज्ञासु और बेहतर इंसान बनाना भी है। इम्पॉर्टेंट। तो यदि आप मुझसे पूछें कि क्या टीचर्स को ध्यान रखना चाहिए, मैं कोशिश करता हूँ ध्यान रखने की। पहली बात, कोशिश करनी है कि वो ज़्यादा पढ़ने की ओर आकर्षित हों, ज़्यादा सीखने की ओर आकर्षित हों। उनको ज्ञान की भूख पैदा करनी है। ये नहीं कहना है कि बस इतना पढ़ लिया, अब जीवन में कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं। आपको कहना है कि ज़िंदगी भर पढ़ना है, कुछ ना कुछ पढ़ना है, कभी ये पढ़ना है, कभी वो पढ़ना है। सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। दूसरा, इस अहंकार से मुक्ति कि मैं ही सिखा सकता हूँ, ये विनम्रता कि मैं भी गलत हो सकता हूँ, क्योंकि कोई टीचर कितना भी तोप हो, कुछ गलतियां कर बैठता है क्लास में। और कई बच्चे टोक भी देते हैं कि सर आपने ये बताया, सही तो ये है। उस समय अहंकार एकदम उद्दीप्त होता है, गुस्सा आता है कि हम गलत नहीं हो सकते। हम गलत नहीं हो सकते, जबकि हम सब गलत हो सकते हैं। हो सकते हैं। ये जो गॉड कॉम्प्लेक्स है, इससे बचना और पूरी विनम्रता से सबके सामने ये स्वीकार करना कि हाँ मैं गलत हूँ, तुम ठीक हो, आप ठीक हो, और मैं खुद को इम्प्रूव करूँगा। ये फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहे, जो विद्या ददाति विनयम वाली बात है, विनय बना रहे, ये बहुत ज़रूरी है। तीसरी बात, टीचर्स को विद्यार्थी बने रहना चाहिए, सीखते रहना चाहिए, क्योंकि आजकल आपका कंपटीशन गूगल से है। आप क्लास में कुछ भी बोलेंगे, बच्चे खड़क से गूगल करेंगे और चेक करेंगे, तो सीखने की आदत बनी रहे तो बेहतर है। और एक चौथी बात जो मैं अक्सर कहता हूँ, जब आप किसी बच्चे को बेहतर इंसान बनाना चाहते हैं तो वो सबकॉन्शियस लेवल पे ज़्यादा होता है। कैसे होता है सुनिए। जैसे हम बचपन से कहानी सुनते हैं, एक राजा था, उसकी 2 रानियां थी। सिंपल कहानी है, हमारे पेरेंट्स ने सुनाई, उनके पेरेंट्स ने सुनाई। हम ये नहीं समझते कि ये कहानी सुनते ही बच्चे के मन में ये बैठ जाता है कि राजा की 2 रानियां होना नॉर्मल बात है।
हमने ऐसी कहानी कभी नहीं सुनी कि एक रानी थी उसके 2 राजा थे, कभी नहीं सुनी। पर ऐसी कहानी हमेशा सुनी कि एक राजा था उसकी 2 रानियां थी। एक टीचर को अपनी कहानियां भी बदलनी होंगी ताकि बच्चे के दिमाग में एक राजा और एक रानी ही जाए। आइडियलिस्टिक अप्रोच रहना चाहिए चीज़ों। आइडियलिस्टिक या सेंसिटिव, जेंडर सेंसिटिव हो सकता है। जैसे हिंदी फिल्मों में मैंने कई बार देखा है कि जो व्यक्ति 3rd जेंडर का है उसका मजाक बनाया जाता है। कई टीचर से बनाते हैं। आपको ये समझना है कि पुरुष होना, स्त्री होना, 3rd जेंडर का होना हमारी चॉइस नहीं है, ये गिवन चीज है। गिवन है। आप किसी का जेंडर के बेस से मजाक बना दें, ये आप उसके सबकॉन्शियस को खराब कर रहे हैं। कोई फिजिकली चैलेंज्ड है, मैंने खुद एक ऐसा गलत मजाक कुछ साल पहले किया। एक जोक व्हाट्सएप पे आया था, क्लास में सुना दिया, तुतलाहट के बारे में था। वो लीक हो गया सोशल मीडिया पे, कई लोग देख रहे हैं। किसी ने कमेंट नहीं किया, कुछ कहा नहीं मुझे, पर मुझे शर्मिंदगी होती है कि मैं किसी व्यक्ति की तुतलाहट का मजाक बना रहा हूँ, उसमें एक जोक सुना रहा हूँ, लेकिन बाद में खराब लगता है। आप किसी के फिजिकली चैलेंज होने का मजाक कैसे बना सकते हैं? और मैंने देखा है किसी व्यक्ति की एक आंख नहीं है, 2 आंख नहीं है, किसी का एक टांग ठीक नहीं है, उसके लिए गंदे शब्दों का इस्तेमाल हम करते हैं। और मैंने कहीं कहीं कुछ टीचर्स को भी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते देखा है। एक आध बार तो मुझसे गलती हुई। जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो ये कि टीचर्स की एक एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको अपने मजाक के स्तर पे भी बहुत सेंसिटिव होने की ज़रूरत है। कोई भी कमेंट करते हुए, और आपको ये मान के चलना है कि आपकी हर बात कहीं कहीं से काट के सोशल मीडिया पे आएगी, तो बहुत केयरफुल होकर एग्जाम्पल्स चुनें। मुझसे भी ऐसी गलतियाँ अतीत में हुई, उसका मैंने भुगतान भी ठीक ठाक किया इस बीच में, और अब मुझे लगता है कि थोड़ा केयरफुल हम सबको रहना चाहिए। तो मैं भी कोशिश कर रहा हूँ अपने हिस्से की, बाकी लोग भी करें तो बेहतर रहेगा। आफ्टर ऑल बच्चों के लिए टीचर एक हीरो होता है, उनका मेंटोर होता है। वो उसी को देख कर जैसा वो कर रहा होता है वही चीज़ वो सीख रहे होते हैं। सही बात है सर, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डियर सर फैमिली को, हमारे सब बच्चों को, जितने भी लोग देखने वाले हैं, उनको आपका क्या मैसेज है? जो डियर सर का चैनल देखते हैं बच्चे, उन बच्चों को मैसेज ये है कि बच्चे बन के रहना है, बचपने को खारिज नहीं करना है, जिज्ञासु रहना है, दुनिया को किताबों से ज़्यादा आँखों से सीखना है, कानों से सीखना है। केवल किताबें सब कुछ नहीं सिखाती हैं, सिखाने में बड़ी भूमिका आसपास के माहौल की है। स्टडी रूम में बंद होके नहीं पढ़ना है, ठीक है पढ़ना है, लेकिन समाज में भी रहना है, लोगों से मिलना जुलना, क्योंकि जितना आप सड़क पर सीखेंगे उतना किताब नहीं सिखाएगी। जितना आप सब्जी मंडी में जाके सब्जी खरीदने में सीखेंगे उतना किताबों से नहीं सीखेंगे। जितना मेट्रो में, बस में, भीड़ में, पसीने की दुर्गंध में रहकर थोड़ा सीखेंगे, वो किताबें नहीं सिखा पाएंगी। तो हर माहौल में सीखें और अपना बचपना बना के रखें, हंसी मजाक बना रहे। जीवन में सफल होना है, अच्छी बात है, उसको दबाव इतना न लें कि सफलता ज़िंदगी से बड़ी हो जाए। सफलता छोटी चीज़ है, ज़िंदगी बड़ी चीज़ है। और सबसे बड़ी बात, सहज बन के रहना है, महान नहीं बनना है, सहज इंसान बनना है। अगर आप सहज इंसान बन के बैलेंस के साथ ज़िंदगी जी लेते हैं तो उससे बेहतर जीवन कोई नहीं है। वेरी नाइस। हाँ, तो जो डियर सर वाले पेरेंट्स हैं उनको विशेष सुझाव दे रहा हूँ कि पेरेंट होने की सबसे बड़ी शर्त है, अपने बच्चे से ज़्यादा उम्मीदें मत रखिए, उसे सहज रहने दीजिए, वो ठीक ठाक कुछ कर लेगा। जो बहुत योग्य बच्चे हैं जनरली अपने पेरेंट्स के बुढ़ापे का सहारा नहीं बन पाते हैं, केवल मनी ऑर्डर भेजते हैं। जो थोड़े कम योग्य बच्चे हैं पेरेंट्स के साथ जीवन भर रहते हैं। तो योग्यता ज़्यादा है तो खुशी की अलग वजह आपके पास है, थोड़ा कम है तो खुशी की अलग वजह है। और अगर बच्चे खुश हैं तो आप अंत में खुश रहेंगे। बहुत इच्छाएं मत थोपिए और दूसरे पेरेंट्स के दबाव में नहीं आना है। अगर कोई पेरेंट कहे कि मेरे बच्चे के 98% है, दबाव में नहीं आना है, खुल के बोलना है हमारे बच्चे के 58 हैं और हम इसी में खुश हैं। एकदम मस्त होके बोलना है, इतना भी दबाव नहीं लेना है और ना वो दबाव बच्चे पे ट्रांसफ़र करना है। पेरेंट को शील्ड होना चाहिए अपने बच्चे की सुरक्षा के लिए, न कि एक क्या बोलेंगे, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट कि बाहर से हीट आई और वो हीट ट्रांसफ़र कर दी अपने बच्चे के ऊपर। नहीं, आपको तो बाहर की हीट को अपने ऊपर झेल के बच्चे को शील्ड देनी है, प्रोटेक्शन देनी है। अगर आप खुद उसको बढ़ा के बच्चे के ऊपर थोप देंगे तो फिर क्या फ़ायदा होगा। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम एंड योर काइंड वर्ड्स। तो दोस्तों, मोस्ट वेलकम।
दोस्तों ये थे हमारे साथ आप सबके फेवरेट विकास दिव्य कीर्ति सर। उम्मीद है कि आपको जो भी बातें अभी बताई गई, जो भी एक बेहतरीन सा डिस्कशन हुआ, बड़ा पसंद आया होगा। तो ये वीडियो शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ, पेरेंट्स के साथ, जिनको भी आप करना चाहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की किसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें। बाय बाय।